नमस्कार साथियों, आप सभी डीएलएड प्रशिक्षुओं का आपके अपने YouTube चैनल ऑनलाइन शिक्षण पर बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करने जा रहे हैं समावेशी शिक्षा की महामैराथन क्लास और इसी क्लास में हम आपका इस विषय का पूरा सिलेबस कवर करेंगे। बहुत ही बेहतरीन ढंग से पूरे बढ़िया तरीके के नोट्स के साथ आपको पूरा सिलेबस डिलीवर होगा। साथ ही साथ इस एक क्लास से आपका कुछ भी बाहर नहीं जाएगा। अगर आप समझने पर ध्यान देते हैं तो आपको बहुत अच्छे ढंग से इस क्लास को लास्ट तक देखना है। और दोस्तों, एग्जाम से पहले एक बार फिर से आप रिवाइज कर लेंगे तो आपका कहीं और से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता नहीं रहेगी, क्योंकि यहाँ पर हमने किसी भी इम्पोर्टेंट टॉपिक को स्किप नहीं किया है और सारी चीजें बहुत डिटेल में आपको यहाँ पर सीखने को मिलेगी, समझने को मिलेगी, जो कि आपके पेपर में बार बार पूछी जाती है। तो सभी लोग फटाफट से तैयार हो जाइए। हम लोग शुरू करने जा रहे हैं आपकी समावेशी शिक्षा इंक्लूसिव एजुकेशन की महामैराथन क्लास। ये क्लास डीएलएड थर्ड सेमेस्टर के बच्चों के लिए है। लिखा हुआ भी है, कई बार मैं नहीं बोलती तो बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं। तो चलिए दोस्तों, अब यहाँ पर हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं। दोस्तों, शुरुआत में ही आपको बताना चाहूंगी कि पूरा सिलेबस खत्म करने के बाद इसी क्लास के लास्ट में सब्जेक्ट के वन लाइनर क्वेश्चंस भी है, जो कि पूरे एक सब्जेक्ट का निचोड़ लास्ट में आपको इस क्लास का, वो भी मैं आपको वन लाइनर की फॉर्म में इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस भी दूंगी। तो आप लोगों को बहुत ध्यान से सारी चीजें सीखते हुए चलना है। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों, आपका जो चैप्टर आता है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा। लेकिन ये टॉपिक शुरू करने से पहले मैं एक बार आपको जो आपका सब्जेक्ट है समावेशी शिक्षा, इसका मतलब बता देती हूँ और ये बता देती हूँ कि इस सब्जेक्ट की जरूरत क्यों पड़ती है। दोस्तों, आज के समय में हमारा जो विद्यालय स्वरूप है, हमारे पढ़ाने का तरीका है और हमारा जो नजरिया है, वो सब बदल रहा है शिक्षा को लेकर के, बच्चों के प्रति। आज हम लोग बाल केंद्रित शिक्षा को अपना रहे हैं और बाल केंद्रित शिक्षा में एक अध्यापक अपने आप को भी बच्चों के हिसाब से ढालता है, बच्चों की सुविधा अनुसार, एक ना कि एक अध्यापक के रूप में बल्कि एक फैसिलिटेटर के रूप में वो बच्चों के साथ जो है हर क्रियाकलाप को करता है। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है हर एक बच्चे को शिक्षा का समान अधिकार देना। यानी चाहे कोई बच्चा बहुत होशियार है, चाहे वह कम होशियार है या उसको कोई भी डिसेबिलिटी है, उन सभी बच्चों को समान शिक्षा का अधिकार देना ही समावेशी शिक्षा है। समावेशी मतलब एक साथ, सभी को एक साथ लेकर के आना, समावेश करना, अलग अलग डिसेबिलिटीज वाले बच्चों को भी और नॉर्मल बच्चों के साथ बैठा करके सबको समान सुविधाएं उपलब्ध कराते हुए पढ़ाना। और जहां तक बात करते हैं डिसेबिलिटीज वाले बच्चों की, तो उनके लिए सुविधाएं भी बढ़ा दी जाती है, उनके लिए प्रॉपर बैठने की जगह हो, है ना, यानी समान शिक्षा सबके लिए। तो ये है समावेशी शिक्षा। अब हमें देखना ये है कि इस समावेशी शिक्षा जो आपका विषय है, इसमें किन किन बच्चों को इंक्लूड किया जाएगा। जैसे अभी आपका हेडिंग लिखा हुआ है विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा, यानी जो विशिष्ट आवश्यकताएं हैं, जिन बच्चों की कुछ डिफरेंट नीड्स हैं उनकी, तो उन्हें पढ़ने में कठिनाई का अनुभव होता है, उनके लिए और भी बहुत सारी जो है अध्यापक को बहुत सारी चीजें ज्यादा करनी पड़ती है उनके लिए। तो इन सभी बच्चों को कैसे समावेश करें नॉर्मल बच्चों के साथ, ये चीजें आपको इस सब्जेक्ट में देखने को मिलेगी। और कौन कौन से जो है डिफरेंट एबिलिटीज वाले बच्चे होते हैं, वो हमें इस चैप्टर में या इस जो आपका सब्जेक्ट है इसमें देखने को मिलेगा। समावेशी शिक्षा जो ये टॉपिक है, यहाँ तो ये आपकी पूरी एक बुक हो जाती है, सब्जेक्ट हो जाता है, लेकिन आपका सुपर टेट में समावेशी शिक्षा से क्वेश्चन आता है, 3 से 4 क्वेश्चन आ जाते हैं आपके सुपर टेट में। वहीं यूपी टेट में बहुत बड़ा रोल है समावेशी शिक्षा का। तो आज ही ऐसा पढ़ लेना कि आपको आगे भी ये चीज हेल्प करे। ठीक है, बहुत समझा लिया है मैंने, अब आप मेरे ख्याल से बहुत ध्यान से सुनने वाले हैं। बात करते हैं दोस्तों परिभाषा की, क्योंकि हमको जानना है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कौन से हैं, उनको कैसे शिक्षा दी जाए। तो चलिए सबसे पहली परिभाषा को हम लोग देखेंगे। इसी परिभाषा से आपको क्लियर भी हो जाएगा
कि ये आखिर विशिष्ट आवश्यकता वाले जो बच्चे होते हैं यहाँ पर उनके लिए कैसी शिक्षा की जरूरत पड़ती है। देखिए दोस्तों, हिबर्ट के अनुसार विशिष्ट बच्चों की श्रेणी में वे बच्चे आते हैं जिन्हें सीखने में कठिनाई का अनुभव करना पड़ता है, या जिनमें मानसिक या शैक्षिक निष्पादन या सृजन अत्यंत उच्च कोटि का होता है, या जिनको व्यवहारिक, सांवेगिक एवं सामाजिक समस्याएं घेर लेती है, या वे विभिन्न शारीरिक अपंगताओं या निर्बलताओं से पीड़ित रहते हैं, जिनके कारण उनके लिए अलग से विशिष्ट शिक्षा की व्यवस्था करनी पड़ती है। तो यहाँ पर दोस्तों विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, चाहे तो वो समाज से पिछड़े हुए हो, कोई मानसिक परेशानी हो, कोई शारीरिक परेशानी हो, ठीक है, तो इन सब के कारण कहीं ना कहीं वे अपनी शिक्षा से क्या हो जाते हैं, पिछड़ जाते हैं। उनके लिए शिक्षा का जो प्रावधान करना है उसी के बारे में यहाँ पर अब आगे आपको देखने को मिलेगा। एक बार फिर से विशिष्ट बच्चे को समझना, यहाँ पर आप एक और परिभाषा के साथ, क्रिक महोदय की परिभाषा है, विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से कैसे होते हैं, भिन्न होते हैं। अगर आपसे पूछे कि भाई विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे बताइए कैसे होते हैं, आप बताएंगे विशिष्ट बच्चे मानसिक, शारीरिक तथा सामाजिक गुणों में सामान्य बच्चों से भिन्न होते हैं। उनकी भिन्नता कुछ ऐसी सीमा तक होती है कि उसे स्कूल के सामान्य कार्यों में विशिष्ट शिक्षा सेवाओं में परिवर्तन की आवश्यकता होती है। ऐसे बच्चों के लिए कुछ अतिरिक्त अनुदेशन भी चाहिए। ऐसी दशा में उनका सामान्य बच्चों की अपेक्षा अधिक विकास हो सकता है। उनको सामान्य बच्चों के साथ ही बैठा करके कुछ ज्यादा फैसिलिटीज या उनके हिसाब से क्रियाओं को करवा करके हम उनका विकास कर सकते हैं। ठीक है, आगे हम बात करें, जैसे विशिष्ट बच्चे वह बच्चे हैं जो कि शारीरिक, मानसिक, सामाजिक और शैक्षिक, सांवेगिक एवं व्यवहारिक विशेषताओं के कारण किसी सामान्य या औसत बच्चे से उस सीमा तक स्पष्ट रूप से अलग होते हैं जहां तक कि उसे अपनी योग्यताओं और क्षमताओं एवं शक्तियों को समुचित रूप से विकसित करने के लिए परंपरागत शिक्षण विधियों में परिमार्जन या विशिष्ट प्रकार के कार्यक्रमों की आवश्यकता उसको होती है। उसे विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा कहा जाता है। कौन कौन से बच्चे आएंगे इसमें? अभी तो हमने जाना कि जो भी सामान्य बच्चे से भिन्न है, चाहे वो प्रतिभाशाली क्यों ना हो, वो भी विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों में आएगा। ठीक है, जो भी बच्चा सामान्य से, एक एवरेज बच्चे से जो भी भिन्न है, चाहे वो इधर हो चाहे इधर हो, वही विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा कहलाएगा। ठीक है, जिसके लिए कुछ अतिरिक्त प्रयास एक अध्यापक को करने पड़ते हैं सिखाने के लिए। अच्छा, तो इस श्रेणी में, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की श्रेणी में कौन कौन से बच्चे आएंगे यहाँ देखेंगे आप। तो इस श्रेणी में शारीरिक रूप से अक्षम, प्रतिभाशाली, सृजनात्मक यानी क्रिएटिव बच्चे भी इसी में आएंगे, है ना, मंद बुद्धि या शैक्षिक रूप से श्रेष्ठ एवं पिछड़े, बाल अपराधी, असमायोजित, समस्याग्रस्त, सांवेगिक अस्थिरता युक्त आदि प्रकार के बच्चे सभी इसमें सम्मिलित होते हैं। यानी एक सामान्य बच्चे को छोड़ करके बाकी सभी इसमें आ जाते हैं। ठीक है, चाहे वे प्रतिभाशाली हो, सृजनात्मक हो, शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चे हो, मंदबुद्धि हो, ठीक है, ये सभी श्रेणी में आ जाते हैं। अब हमें देखना ये है दोस्तों कि जो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं, एक अध्यापक होने के नाते हम कैसे पहचान करेंगे? कक्षा में ढेरों बच्चे होते हैं, हम कैसे पहचान करें कि कौन से बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं? तो उसके लिए कुछ लक्षण मैं आपको बताऊंगी, और ये आपके एग्जाम में भी पूछा जाता है कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान कैसे करें, उसके क्या लक्षण हैं। तो ध्यान से सुनिएगा। अपने मोबाइल फोन की जो आपका रिजोल्यूशन है उसकी क्वालिटी को यहाँ पर आप इंक्रीज कर सकते हैं, 3 डॉट्स दिए गए हैं। और एक बार अगर आपने शेयर नहीं किया है दोस्तों, अपने फ्रेंड्स के साथ एक बार फटाफट से वीडियो को शेयर कर दीजिए और थम्स अप का बटन भी प्रेस जरूर कर दीजिए। अब हम लोग देखेंगे क्या क्या लक्षण है। ठीक है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे सामान्य बच्चों से विशिष्ट लक्षणों वाले होते हैं। विशिष्ट मतलब अलग। सामान्य बच्चों में पाए जाने वाली जो प्रवृत्तियां होती है, और
सामान्यतः इन बच्चों में जो प्रवृत्तियां पाई जाती है वो कैसी कैसी होती है, ये हमें यहाँ पर देखना है। जैसे ये अंतर्मुखी हो सकते हैं, निराशावादी, है ना, और सांवेगिक स्थिर शर्मीले, अस्थिर होगा, सांवेगिक अस्थिर या शर्मीले, निष्क्रिय, आत्म केंद्रित, चिंताग्रस्त, ठीक है। और कभी कभी ये जो है एकाकी भावना रखने वाले भी हो सकते हैं। अब इनके हम पहचान कैसे करेंगे कि कौन सा बच्चा ये विशिष्ट आवश्यकता वाला बच्चा है? तो हम क्या करेंगे, शिक्षण के दौरान बीच बीच में क्या करेंगे, निरीक्षण करते रहेंगे, ठीक है। किसी बच्चे को कोई परेशानी तो नहीं है, या मानसिक परीक्षण से भी हम उनका IQ टेस्ट करके भी हम क्या कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं। मानसिक परीक्षण जैसे थमेटिक एप्रिसिएशन टेस्ट होता है, TAT, इस टेस्ट को ऑर्गेनाइज करके हम पता लगा सकते हैं। और जो इंक ब्लॉक टेस्ट होता है हरमन रोशा का, ठीक है, शाही धब्बा परीक्षण, इससे हम पता लगा सकते हैं कि बच्चे विशिष्ट आवश्यकता वाले तो नहीं है। इसके अलावा हम किसी भी चिकित्सीय परीक्षण से पता लगा सकते हैं, बच्चों के शैक्षिक परिणाम से लगा सकते हैं कि एक बच्चा लगातार जो है वो निराशाजनक परिणाम उसके आ रहे हैं, तो हम उसके साथ बैठकर बातचीत करेंगे, उसके व्यवहार का अवलोकन करेंगे और तब पता लगाएंगे कि कहीं ये बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला तो नहीं है। अगर है तो उसके लिए हम अतिरिक्त प्रयास करेंगे जैसा कि उसको आवश्यकता है, ठीक है। इसके अलावा हम क्या कर सकते हैं, समाजमिति या साक्षात्कार द्वारा भी हम उसका पता लगा सकते हैं। तो ये आपके पेपर में पूछा जाता है कि किस किस की मदद से हम लोग पता लगा सकते हैं कि बच्चा विशिष्ट आवश्यकता वाला है, ठीक है। इसके अलावा दोस्तों यहाँ पर हमें ध्यान देना है कि जब बच्चे का हम व्यवहार अवलोकन करेंगे तो विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों द्वारा जो व्यवहार किए जाते हैं उनको मनोवैज्ञानिक परीक्षण एवं विश्लेषण से उनकी विशेषताओं का हम पता लगा सकते हैं। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की पहचान के लिए हम समाजमिति और उनका प्रत्यक्ष विधि से साक्षात्कार लेके अपने सामने बैठा करके उनसे जब प्रश्न करेंगे, ठीक है, उससे भी हम उनकी विशिष्टताओं का पता लगा सकते हैं। तो ये कुछ तरीके होंगे जिससे कि हम पता करेंगे कि विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं या नहीं है। अब हमको देखना है कि कौन कौन से प्रकार के होते हैं विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, ठीक है। तो ये एक बहुत यहाँ से इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका बन जाता है, विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों के प्रकार। दोस्तों सामान्यतः क्या होता है कि हम विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को इन निम्नलिखित तरीकों से बांट सकते हैं, इन प्रकारों में विभाजित कर सकते हैं। जैसे शारीरिक रूप से जो भिन्न है बच्चे, उन्हें एक कैटेगरी में रख देंगे। जो शैक्षिक रूप से भिन्न है बच्चे, उनको अलग एक कैटेगरी हमने बना दी, ठीक है। सामाजिक रूप से जो भिन्न है बच्चे, उनकी अलग कैटेगरी, और जो मानसिक रूप से भिन्न है उनको हमने एक अलग कैटेगरी में रखा, जिससे कि हमें पढ़ने में समझने में बच्चों को आसानी रहे। तो हमको क्या करना है, जो सामान्य बच्चे से शारीरिक रूप से भिन्न होते हैं बच्चे, हमने पता लगाया उन टेस्ट के माध्यम से जो ऊपर मैंने आपको बताया, परीक्षण के माध्यम से, अवलोकन के माध्यम से, साक्षात्कार के माध्यम से, समाजमिति के माध्यम से, ठीक है। इनके माध्यम से जब हमने पता लगाया और हमें पता चला कि बच्चा जो है वो शारीरिक रूप से भिन्न है, ठीक है, उसमें क्या हो सकता है, वो बाधिर हो सकता है, मूक हो सकता है, या उसको कम दिखाई दे सकता है, ये सारे रूप इसी में आ जाएंगे। सांवेगिक रूप से वो बाधित हो सकता है, ठीक है, गति करने में बाधित हो सकता है, ये सारी जो है उसकी शारीरिक रूप से भिन्नता में उसका सामान्य बच्चे से वो अलग होगा। जब हम शैक्षिक रूप से भिन्न होने की बात करते हैं किसी बच्चे की, तो वो कैसा हो सकता है, वो शैक्षिक रूप से या तो बहुत ज्यादा समृद्ध हो, ठीक है, या बहुत ज्यादा पिछड़ा हुआ हो, या फिर सीखने की उसमें निर्योग्यता हो, योग्यता ना हो, ठीक है, सीख पाता हो बच्चा, या संप्रेषण करने में बाधित होता हो, ठीक है, अपनी बात को दूसरे के सामने प्रकट नहीं कर पाता। मानसिक रूप से भिन्न बच्चे कौन कौन से होते हैं, इसमें प्रतिभाशाली बच्चे भी आ जाएंगे, गॉड गिफ्टेड जिनको बोलते हैं, क्रिएटिव यानी सृजनात्मक बच्चे भी जो मानसिक रूप से सामान्य बच्चे से तो भिन्न है। अगर उनका IQ लेवल बहुत ज्यादा है तो
सामान्य बच्चे से तो भिन्न हुए। सामान्य बच्चे कौन से हैं? जिनका 90 से 110 के बीच में IQ होता है, वो सामान्य बच्चे हो जाते हैं। अब इससे कम जिसका, वो भी प्रतिभाशाली बच्चे की श्रेणी में, इससे ज्यादा जिसका है वो भी उस श्रेणी में आ जाएगा। ठीक है, तो ऐसे आपको समझना है। इसके अलावा मंदबुद्धि बच्चे भी जो है मानसिक रूप से भिन्न होते हैं सामान्य बच्चे से। इसके अलावा दोस्तों सामाजिक रूप से भिन्न बच्चों की बात करें तो किस किस प्रकार से हम इनको बांट सकते हैं। पहला है सामूहिक रूप से परेशान जो बच्चे होते हैं, ठीक है, असमायोजित रहते हैं या कुसमायोजित रहते हैं, वांछित बच्चे, है ना, या वंचित बच्चे। इसके अलावा समस्यात्मक बच्चे, बाल अपराधी इसी में आ जाएंगे, है ना, माता पिता द्वारा तिरस्कृत, जिनको माता पिता अच्छे से नहीं देखभाल करते जिनकी, ठीक है, कुछ भी बोलो, चल तेरे तो पढ़ने का काम ही नहीं है, बाहर निकल जा। कई बार ऐसा होता है, बहुत ही नेगेटिव सी फैमिली मिल जाती है, तो वो बच्चे भी मानसिक रूप से क्या हो जाते हैं, है ना, वो मानसिक रूप से भी परेशान रहते हैं और सामाजिक रूप से भी पिछड़ जाते हैं और अपनी भावनाओं को भी दूसरे के सामने स्पष्ट रूप से प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। तो ये सभी बच्चे किसी ना किसी रूप से सामान्य बच्चे से अलग है, और अलग है इसी वजह से इनको किस कैटेगरी में रखा गया है? विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों की। अध्यापक को इन पर इनकी जरूरत के हिसाब से काम करने की आवश्यकता होती है। अब हम आगे बढ़ेंगे दोस्तों। अब हमें देखना ये है कि जो ये विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे हैं वे सामान्य बच्चे से अलग कैसे हैं। अभी हमने जो टाइप्स ऊपर डिवाइड किए, जिन टाइप्स में इनको, उसी को यहाँ पर थोड़ा सा और इलेबोरेट किया गया है कि विशिष्ट बच्चों के लक्षणों, विशिष्ट बच्चों के लक्षण, गुण, स्वरूप क्या होते हैं? सामान्य बच्चों से विशिष्ट होते हैं, डिफरेंट होते हैं। विशिष्ट बच्चे शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक आधार पर सामान्य बच्चे से बिल्कुल अलग प्रकार के होते हैं। विशिष्ट बच्चे सामान्य कक्षा कक्ष एवं सामान्य शिक्षा कार्यक्रमों से पूर्णतः लाभान्वित नहीं हो पाते, जिसके लिए अध्यापक को एक्स्ट्रा एक्टिविटीज भी करानी पड़ती है। ठीक है, अब हम एक एक करके दोस्तों इन सभी बच्चों के बारे में जानेंगे। सबसे पहला हमारा जो यहाँ पर टॉपिक शुरू होता है, अब हम जानेंगे विशिष्ट बालक किसे कहते हैं। ठीक है, तो धीरे धीरे करके आपको पूरा सब्जेक्ट समझ में आ जाएगा, परेशान बिल्कुल नहीं होना है, क्योंकि यही चीजें जो मैंने अभी ऊपर एक एक करके बच्चों बताए कि इस तरीके से इनको हम विभिन्न प्रकार में विभाजित करते हैं, अब एक एक करके इन्हीं को हम डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, यही है आपके पूरे सब्जेक्ट में। थोड़ी सी तबीयत खराब होने की वजह से मैं आपकी मैराथन क्लास नहीं ले पा रही थी दोस्तों, तो उसके लिए थोड़ा सा माफी भी चाहूंगी, बीच बीच में गैप हो जा रहा है, तो क्योंकि एकदम से इतना ज्यादा देर तक मैं नहीं बोल पा रही थी, तो आज कोशिश की है और पूरा खत्म भी करूंगी चाहे जैसे भी हो, लेकिन बहुत अच्छा डिलीवर करने में कोई कमी नहीं रहेगी। इस चीज से भी आप लोग निश्चिंत रहिएगा। तो हम लोग देख रहे हैं विशिष्ट बालक। विशिष्ट बालक की परिभाषा हेक महोदय के अनुसार तो क्या कैसे होते हैं विशिष्ट बालक? दोस्तों, विशिष्ट बालक वह बालक है जो किसी एक अथवा कई गुणों की दृष्टि से सामान्य बालक से पर्याप्त मात्रा में भिन्न होते हैं। अरे वही बात है जो हमने अभी तक ऊपर समझी, वही परिभाषा के रूप में हेक महोदय ने बता दी कि विशिष्ट बालक कौन से है? वे बालक है जो कि जिनके गुण जो है वो सामान्य बालक से भिन्न होते हैं, वही विशिष्ट बालक हो गए। ठीक, आगे चलो, अब हम देखेंगे विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे, जो हमने ऊपर जाना था उसी को अब थोड़ा थोड़ा सा और यहाँ पर हम लोग क्या करेंगे, थोड़ा थोड़ा सा और डिटेल में पढ़ने की कोशिश करते हुए चलेंगे। विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे कैसे कैसे होते हैं? पहला है बौद्धिक दृष्टि से जो भिन्न होते हैं, है ना, बौद्धिक दृष्टि से भिन्न बच्चे, जिनमें की प्रतिभाशाली बच्चे आ जाएंगे, गॉड गिफ्टेड जिसको मैंने अभी ऊपर बताया, है ना, क्रिएटिव बच्चे भी इसी में आ जाएंगे। इसके अलावा दोस्तों मंद बुद्धि बालक जो है, मेंटली रिटार्टेड बच्चे जो है, बौद्धिक दृष्टि से पिछड़े हुए हैं, है ना, वो सभी विशिष्ट आवश्यकता वाले बालक की श्रेणी में आते हैं, ऊपर अभी मैंने आपको बताया। इसके अलावा दोस्तों आगे बढ़ते हैं। ठीक है, ये यहाँ पर देखिए GF से गॉड गिफ्टेड, ये इसकी फुल फॉर्म बताई गई है कि यहाँ पर जो शॉर्ट फॉर्म में करके लिखा गया है, तो यहाँ से आपको समझ आ जाएगा। ठीक है, बाद में भी आप नोट्स पढ़ेंगे तो MR से मेंटली रिटार्डेड,
दूसरा है शैक्षिक दृष्टि से जो भिन्न होते हैं सामान्य बच्चों से, या तो उनकी शैक्षिक दृष्टि से वो बहुत ज्यादा तीव्र गति से सीखने वाले होते हैं, जो कि सामान्य बच्चे से बहुत जल्दी सीख लेते हैं। अध्यापक ने एक चीज को बोला ही था कि तुरंत उसने अपना आंसर कर दिया, है ना। होते हैं कई बार, आपने जब आप इंटर्नशिप पर गए होगे तब आपने पढ़ाया होगा, कुछ बच्चे क्या होते हैं एक बार बताने में बहुत जल्दी से सीख लेते हैं, और सामान्य बच्चे 2-3 बार बताने से या थोड़ा समय लेते हैं सीखने में, समझने में, है ना। प्रतिभाशाली बच्चे तुरंत सीख जाते हैं। तो फिर हमें क्या करना होता है एक अध्यापक होने के नाते, क्योंकि जब तक सामान्य बच्चे उस प्रश्न को करेंगे तो जो प्रतिभाशाली बच्चा है वो अपना सवाल करके फिर परेशान हो जाता है कि मुझे अब क्या करना चाहिए। तो हमें उसके हिसाब से उसको क्या करना है, और एक्स्ट्रा वर्क देना है थोड़ा, और थोड़ा सा हम उसके जो सम्स है उसके लेवल को बढ़ा सकते हैं, है ना। उसको कुछ और एक्टिविटीज करने को दे सकते हैं ताकि वो उनमें बिजी रहे, क्लास को डिस्टर्ब ना करे। तो इन सभी चीजों का आपको ध्यान रखना है। ये जैसे जैसे सब्जेक्ट हमारा आगे बढ़ता जाएगा आप सीखते जाएंगे। दूसरा होता है शैक्षिक दृष्टि से पिछड़े बालक, जिनको 10 बार बताओगे तब जाकर के समझ में आएगा। आपकी क्लास में हर तरह के बच्चे मिलेंगे, लेकिन आपको सभी को साथ में लेकर के चलना है, ठीक है। ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा अगर देरी से सीख रहा है तो आप अपना प्रयास उस पर करना बंद कर दें, नहीं, आपको हर बच्चे को साथ लेकर के चलना है। आप उसको पीछे नहीं छोड़ेंगे, नहीं तो वो और पिछड़ जाएगा। ये हो गया। आगे तीसरा है शारीरिक दृष्टि से जो भिन्न होते हैं। शारीरिक दृष्टि से भिन्न कैसे, भाई कुछ बच्चे कम सुन पाते हैं या बिल्कुल भी नहीं सुन पाते, है ना। नेत्रहीन हो सकते हैं, या उनमें थोड़ा बहुत दृष्टि दोष हो सकता है, उसको दूर से नहीं दिखाई देता तो उसको पास बिठा दो, है ना। वाणी दोष हो सकता है, कोई बालक तुतलाता है, कोई सही से उच्चारण नहीं कर पाता, तो हर तरह के बच्चे देखने को मिलेंगे। विकलांग बच्चे आपको इसमें देखने, दिव्यांग, अब तो इसका नाम बदल के दिव्यांग कर दिया गया है, तो दिव्यांग बालक आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो ये शारीरिक दृष्टि से भिन्न बालक हुए। चौथा प्रकार जो हमने अभी देखा था वो क्या था, समस्यात्मक बालक। समस्यात्मक किस तरीके से, या तो वो सामाजिक दृष्टि से स्थिर रहते हो, वो समाज में अपने आप को समायोजित नहीं कर पाते, या फिर सांवेगिक दृष्टि से अस्थिर बालक, वो छोटी छोटी बातों पर एकदम बहुत ज्यादा क्या हो जाते हैं, बहुत ज्यादा गुस्सा हो जाते हैं, है ना। ये थोड़ी सी बात पर ही बहुत जोर जोर से हंसने लगेंगे। वो अपने संवेगों को जो है कंट्रोल नहीं कर पाते, अपने इमोशंस को एकदम एक्सप्रेस कर देते हैं, ठीक है। तो ऐसे भी बच्चे आपको मिलेंगे, तो वे समस्याग्रस्त बालक होते हैं। आगे हम बात करेंगे दोस्तों, अब सबसे पहला जो टाइप आता है वह है आपका गॉड गिफ्टेड चिल्ड्रन, प्रतिभाशाली बालक। प्रतिभाशाली बालक कौन से होते हैं, गॉड गिफ्टेड बच्चे किसको हम कहेंगे। अब ये परिभाषा देखो टर्मन महोदय के अनुसार। टर्मन महोदय के अनुसार हमें परिभाषा देखनी है प्रतिभाशाली बालक की। प्रतिभाशाली बालक शारीरिक गठन, सामाजिक समायोजन, व्यक्तित्व के लक्षणों या विद्यालय उपलब्धियां जैसे खेल, इन सभी की ओर बहुत ज्यादा अपनी रुचियां दिखाते हैं, या इन सब की ओर उसकी जो रुचि है वो बहुतायत रूप से सामान्य बच्चों से बहुत ज्यादा पाई जाती है। और हर चीज में, ये खेल कूद में, पढ़ाई लिखाई में सामान्य बच्चे से क्या होते हैं, बहुत श्रेष्ठ भी होते हैं। तो उनको हम क्या कहेंगे, प्रतिभाशाली बालक कहेंगे। या इनको एक परिभाषा के से और जानेंगे, जैसे प्रखर बुद्धि बालक वह है या विशिष्ट बालक वह है जो किसी कार्य को करने में निरंतर उच्च स्तर बनाए रखे, हमेशा बहुत जल्दी से उस काम को कर ले, वही क्या होगा भाई, प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। अच्छा, प्रतिभाशाली बालक की बुद्धि लब्धि कितनी होती है ये हमको देखना है। अगर हम लोग कहें कि 100% में से कुल 2% बच्चे ही प्रतिभाशाली होते हैं, तो ये कहना गलत नहीं है, ठीक है। ऐसा माना जाता है कि ये सिर्फ 2% बच्चे ही कैसे होते हैं, प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं, नहीं तो जो ज्यादा संख्या होती है वो सामान्य बालक, हम आप जैसे, ठीक है, वो सामान्य बालक की श्रेणी में आते हैं। अब हम बात करेंगे दोस्तों कि विभिन्न जो मनोवैज्ञानिक हुए हैं उनके अनुसार एक प्रतिभाशाली बच्चे की बुद्धि लब्धि कितनी होती है, उसका IQ कितना होता है, ठीक है। पहले बात करेंगे टर्मन महोदय की। टर्मन महोदय का ही सबसे ज्यादा आपसे पूछा जाता है। तो टर्मन महोदय के अनुसार जिसकी बुद्धि लब्धि 140 है
या ज्यादा है इससे, वो सभी कैसे बच्चे होंगे? प्रतिभाशाली। वेंटले महोदय के अनुसार 110 से ऊपर वाले सभी बच्चे प्रतिभाशाली बालक की श्रेणी में आते हैं। हैक महोदय के अनुसार 125 से ऊपर वाले सारे बच्चे प्रतिभाशाली की श्रेणी में आएंगे। जो आपको याद रखना है वो आप टर्मन वाला जरूर याद रखना, बाकी की इतनी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, टर्मन ने क्या बताया? 140 जिसकी भी IQ होगा तो वो प्रतिभाशाली बालक कहलाएगा। ठीक है, सामान्य बालक का मैंने कितना बताया था? 90 से 100 तक या 110 तक। ठीक है, अब हम बात करेंगे संख्या की दृष्टि से। जैसे अभी बताया मैंने आपको कि किसी भी समुदाय में जो जनसंख्या होती है उसका सिर्फ 2% भाग ही क्या होता है? वो प्रतिभाशाली बालक होते हैं। लेकिन यूएसए कमीशन ने माना है, यूएसए कमीशन ऑफ एजुकेशन ने माना है कि इनकी संख्या जो है 3 से 5% तक होती है। ठीक है, ये बस समझाने के लिए है, यहाँ पर आपको इतना कोई ज्यादा याद नहीं रखना है। अब हम बात करेंगे दोस्तों, प्रतिभाशाली बच्चा हमने जान लिया कैसा होता है, परिभाषा देख ली। अब हमको उसकी बुद्धि लब्धि कितनी होता है ये जान लिया। अब हमने देखना यह है कि प्रतिभाशाली बच्चे की क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स होती है, क्या क्या विशेषताएं होती है, कैसे पहचाने कि कौन सा बच्चा प्रतिभाशाली है। तो उसके लिए आपको उसकी विशेषताएं पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो देखते हैं। तो पहली विशेषता आप लोग देख पा रहे हैं कि प्रतिभाशाली बच्चों की क्या होती है? ज्यादातर जो बुद्धि लब्धि होती है वो कितनी होती है? 130 या इससे अधिक हो जाती है ना। तो प्रतिभाशाली बालक की जो बुद्धि लब्धि है वो ज्यादा होती है। इसके अलावा सामान्य समझ जो है उनकी अधिक विकसित होती है सामान्य बच्चों से। कठिन मानसिक कार्यों का निष्पादन वो लोग करना पसंद करते हैं, या उसी काम में उसको मजा आता है जिसमें उनका थोड़ा सा मानसिक रूप से उनका ज्यादा या दिमाग का ज्यादा यूज हो जिसमें। ठीक है, ऐसे कार्यों में उनको मजा भी आता है और ऐसे ही कार्यों को करना वो पसंद भी करते हैं। समाज के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण उनका होता है। आलोचनात्मक चिंतन करने में, विवेचनात्मक चिंतन करने में और अमूर्त चिंतन करने में अधिक कल्पनाशील वो होते हैं, है ना। अमूर्त चिंतन करते हैं, आदि चिंतन अधिक विकसित इनमें होते हैं सामान्य बच्चों की अपेक्षा। यह बालक किसी भी कार्य पर अधिक ध्यान केंद्रित कर सकते हैं। यह बालक उद्देश्य या लक्ष्य केंद्रित होते हैं। यह बालक भावी वैज्ञानिक या कवि या साहित्यकार, चित्रक, विचारक, शिक्षाविद या अनुसंधानकर्ता, ये भविष्य में जाके ये सब बनते हैं। ठीक है, इनमें से कुछ भी एक अपनी एबिलिटीज के अकॉर्डिंग। तो ये सारी विशेषताएं किसकी हो गई? प्रतिभाशाली बालक की। अगर आपसे पूछे इनमें से कोई भी 5 आपको अपने एग्जाम में लिख देनी है, उतना काफी रहेगा। अब हम लोग देखेंगे दोस्तों कि एक प्रतिभाशाली बालक की पहचान हम लोग कैसे करें। ठीक है, ये तो सब कुछ ब्लैक हो गया स्कैन करने के बाद, ब्लू और ब्लैक में फर्क नहीं दिख रहा है, लेकिन कोई बात नहीं है, आप इसको इजीली देख पा रहे हैं, उतना काफी है। ठीक है, अब हम बात करेंगे प्रतिभाशाली बालक की पहचान कैसे करें। पहला होता है तरीका सामान्य अवलोकन करके, यानी एक नॉर्मल सा आपको ऑब्जर्वेशन करना है कक्षा में, उसी से आपको पता चल जाएगा। उसके अंतर्गत आप लोग शारीरिक विशेषताओं का निरीक्षण कर सकते हैं बच्चे की, मानसिक विशेषताओं का निरीक्षण कर सकते हैं, व्यक्तित्व संबंधी विशेषताओं का निरीक्षण कर सकते हैं और पता लगा सकते हैं कि बच्चा प्रतिभाशाली बालक है या नहीं है। दूसरा तरीका है व्यवस्थित अवलोकन करना। पहला था सामान्य अवलोकन, दूसरा क्या तरीका है? व्यवस्थित अवलोकन करना। ठीक है, बिल्कुल। तो इसमें एक अध्यापक जो है या तो बाकी अध्यापकों से, है ना, या फिर वो क्या कर सकता है, एक अध्यापक जो कि अवलोकन कर रहा है वो उसके अभिभावक से या मित्रों से क्या कर सकता है? बातचीत कर सकता है और ऑब्जर्व करके पता लगा सकता है कि बच्चा प्रतिभाशाली है या नहीं है। तीसरा तरीका है परमापीकृत परीक्षण। ठीक है, इसमें उसका बुद्धि परीक्षण कर सकता है, IQ टेस्ट ले सकता है, उसका उपलब्धि परीक्षण बच्चे का ले सकता है, अभिरुचि परीक्षण कर सकता है, रुचि परीक्षण कर सकता है और व्यक्तित्व परीक्षण करके परीक्षण के माध्यम से, टेस्ट के माध्यम से पता लगा सकता है कि बच्चा कैसा है, प्रतिभाशाली है या नहीं है। ये 3 तरीके हो गए पता लगाने के कि या पहचान करने के प्रतिभाशाली बालकों की। अब हम लोगों को देखना ये है कि हमने पहचान भी कर ली,
विशेषताएं जान ली क्या क्या होती है प्रतिभाशाली बालक की। अब उनको पढ़ाएं कैसे, वो बात यहाँ पर आपको बहुत ध्यान से देखनी है कि प्रतिभाशाली बच्चों के लिए शिक्षा कैसी होनी चाहिए। ठीक है, कैसी शिक्षा हो, तो सबसे पहली बात है कि सामान्य रूप से उनकी हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को उनकी, अगर एक बच्चा अपनी कक्षा के सभी प्रश्नों को कर ले रहा है ना, बिल्कुल उसको क्या सवाल दिया नहीं कि तुरंत उसका आंसर हाजिर है, तो ऐसे में हम कर सकते हैं, अगर वो बच्चा सारी चीजें सीख गया है अपनी कक्षा की या अपने कक्षा वर्ग की, तो हम उसको कक्षोन्नति कर सकते हैं। ठीक है, अगली क्लास में उसको भेज सकते हैं। इसके अलावा सामान्य बालकों के साथ उसको शिक्षा देनी चाहिए, ऐसा नहीं कि उनसे अलग बैठा कर उसको शिक्षा दे, नहीं, सामान्य बच्चों के बीच में ही उसको शिक्षा देनी चाहिए। विशेष एवं विस्तृत पाठ्यक्रम तैयार किया जाए उनकी जरूरतों को ध्यान में रखते हुए। शिक्षक को व्यक्तिगत रूप से बालक पर ध्यान भी देना चाहिए, है ना। इसके अलावा पांचवा है पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाओं का आयोजन भी कराना चाहिए। अब दोस्तों हम आगे बढ़ते हैं। प्रतिभाशाली बच्चे के बारे में हमने हर वो चीज जान ली है जो आपकी परीक्षा में भी पूछी जाती है और जो आपके लिए जाननी आवश्यक थी। अब हम लोग देखेंगे मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्टेड जो बच्चे होते हैं उनकी क्या क्या विशेषताएं होती है, परिभाषा क्या है, पेपर में पूछा जाए तो आप कैसे एक्सप्लेन करें, वो सारी चीजें आप ध्यान से सुनिएगा। टॉपिक स्टार्ट होता है मंदबुद्धि बालक, मेंटली रिटार्टेड। ठीक, तो मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक। मंदबुद्धि बालकों से अभिप्राय उन बालकों से है जो किसी भी शारीरिक तथा मानसिक रोग के कारण मंदबुद्धि का प्रदर्शन करते हैं। अपनी आयु के स्तर के अनुसार किसी भी कार्य को करने में वो असमर्थ होते हैं, वो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं। ठीक है, जो अपनी हम उम्र के बच्चों के समान कार्य कुशल नहीं होते हैं, उन कार्यों को करने में असमर्थ हो, है ना, वो बच्चे मंदबुद्धि बच्चे कहलाते हैं। जैसे परिभाषा दी है क्रो एवं क्रो महोदय ने, इन्होंने कहा कि जिन बच्चों की बुद्धि लब्धि 70 से कम होती है उनको हम मंदबुद्धि बालक कहते हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट परिभाषा है। आपसे पूछा जाएगा कि बताइए कितनी बुद्धि लब्धि से कम वाले बच्चे मानसिक रूप से पिछड़े या मंदबुद्धि की या मेंटली रिटार्टेड की श्रेणी में आएंगे, तो आप बताएंगे 70 से कम बुद्धि लब्धि जिसकी होगी वो इस श्रेणी में आएगा। ठीक है, परिभाषा किसने दी है, क्रो एंड क्रो ने। तो यहाँ पर वही चीज इनकी परिभाषा को ही दर्शाया गया है कि मानसिक दृष्टि से पिछड़े बालक किसको बताया, क्रो एवं क्रो ने, कि जिनका IQ 70 से कम हो। ठीक है, आगे चलो। अब हमको देखना ये है कि भैया कौन कौन से वे लक्षण होंगे या कौन कौन सी वो विशेषताएं होंगी जिनसे एक अध्यापक को पता चलेगा कि ये बच्चा जो है वो मंदबुद्धि बच्चे की श्रेणी में आएगा। ठीक है, फिर क्योंकि जब आपको पता चलेगा तभी तो आप उसके हिसाब से उसको पढ़ा पाएंगे, उपचार कर पाएंगे। ठीक, तो चलो एक एक करके इसकी विशेषताएं जानेंगे। सबसे पहली विशेषता ये है कि इन बच्चों की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 50 से 75 या 70 के बीच होती है। ठीक है, 70 मान के चलो आप, क्योंकि ये अलग अलग आपको देखने को मिल ही जाएगा आसपास का इसके, लेकिन 70 से कम बताई है क्रो एंड क्रो ने, वही ध्यान रखना। इसके अलावा मंदबुद्धि बालकों में सीखने की जो क्षमता होती है और गति होती है वो सीमित होती है या सामान्य बच्चों से कम होती है। तीसरा, ऐसा नहीं है कि सीख नहीं सकते, सीख सकते हैं लेकिन बहुत धीमी गति से। इनमें आत्मविश्वास की कमी होती है एवं संवेगात्मक अस्थिरता इनमें जो है वो पाई जाती है। इन बच्चों में शारीरिक एवं वाणी संबंधी दोष भी पाए जाते हैं। पांचवी विशेषता है ऐसे बालक सीखी गई बात को नवीन परिस्थितियों में प्रस्तुत करने में प्राय क्या करते हैं, कठिनाई का अनुभव करते हैं, क्योंकि सेम सिचुएशन आने पर भी वो उसका सॉल्यूशन नहीं ढूंढ पाते हैं। ये सारी पहचान है या ये सारे लक्षण हैं, विशेषताएं हैं एक मंदबुद्धि बालक के। अब हम लोग देखेंगे प्रकार कौन कौन से हैं। ठीक है, मंदबुद्धि बच्चों को भी हमने 4 श्रेणियों में बांटा है उनकी मानसिक मंदता के स्तर के अनुसार। ठीक है, देखिए जो 25 या उससे कम मानसिक आयु वाले बच्चे होते हैं, है ना, जिनकी बुद्धि लब्धि 25 से भी कम होती है, उनको कहते हैं अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता, यानी वे बिल्कुल सीख नहीं सकते, वो उस कंडीशन में होते हैं जिनको कुछ सिखाया भी नहीं जा सकता। ठीक है,
उनको बोलते हैं अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता वाले बच्चे। 0 से 25 के बीच में जिनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो हो, है ना। ये बुद्धि लब्धि भी देखिए जितने भी मनोवैज्ञानिक जैसे वेशलर हुए, साइमन हुए, टर्मन हुए, इन सब के अनुसार अलग अलग ये इनके मापदंड है। कोई कितने से कितने तक मानेगा, कोई उससे और 4-5 आगे पीछे बढ़ा घटा करके बता देगा कि मेरी थ्योरी जो है वो लागू हो। तो सबने थोड़ा थोड़ा अंतर किया है, बताई वही चीज है। तो देखिए जैसे यहाँ पर साइमन ने बताया कि 20 से कम वाले, वेस्लर ने 5 बढ़ाकर कह दिया कि 25 से नीचे वाले आएंगे इस श्रेणी में, ठीक है। आपको बस ये ध्यान रखना है कि भैया जिनकी 20 या 25 से कम होगी वो सारे अत्यंत गंभीर मानसिक मंदता की श्रेणी में आ जाएंगे, इस स्तर में आ जाएंगे। दूसरा स्तर है जिनकी जो बुद्धि लब्धि होती है वो इनसे कुछ ज्यादा हो, थोड़ी ज्यादा हो, ठीक है। तो वो दूसरी श्रेणी कौन सी होगी? गंभीर मानसिक मंदता। पहली तो हो गई अत्यंत गंभीर, दूसरी क्या है? गंभीर मानसिक मंदता, तीसरी है साधारण मानसिक मंदता। इस श्रेणी में आ जाएंगे आपके 36 से 51 तक के बच्चे, ठीक है, जिनकी बुद्धि लब्धि इतनी होती है। और फिर 70 से नीचे वाले और 50 के बीच वाले, इनको हम कहते हैं अल्प मानसिक मंदता वाले बच्चे। तो इन 4 स्तर के अनुसार इनको मानसिक मंदता को भी इन 4 स्तर, इनकी बुद्धि लब्धि के हिसाब से इनको 4 स्तर पर रखा गया है। अब हम लोग देखेंगे कि बच्चे मंदबुद्धि होते क्या कैसे है, क्या कारण है इसके पीछे, क्यों बच्चों जो है मानसिक रूप से मंदता इनमें आ जाती है, ये बचपन से ऐसे होते हैं या बाद में ऐसे हो जाते हैं। तो ध्यान से सुनिए, कुछ तो होते हैं जन्म से ही, ठीक है, आनुवांशिक रूप से, या तो उनमें गुण सूत्रों में कोई विकृति आ जाए तब बच्चा मानसिक रूप से मंदित हो सकता है, या अंडाणु के निषेचन में कोई दोष आ जाए, है ना, उस वजह से भी मानसिक रूप से मंद बालक जन्म लेता है। या जन्म के समय अगर माँ को कोई रोग है ना, जब बच्चे का जन्म बच्चा पेट में है, उसके गर्भ में है, और माँ किसी रोग से पीड़ित हो जाए, तब भी बच्चा जो है वो मानसिक मेंटली रिटार्डेड हो सकता है। या बच्चे को कोई रोग हो जाए जन्म के समय, तब भी उसके जो मानसिक रूप से वो मंदित हो जाता है। या उसको बाद में कोई चोट लग जाए, है ना, सर में चोट लग जाए उसके कारण, या कुपोषण का शिकार हो जाए बच्चा, सही से खाना पीना ना मिले उसको, पोषण ना मिले, तो भी बच्चा मानसिक रूप से मंद हो जाता है। दुर्घटना में सर पे चोट लग जाए तब हो जाता है ना। प्रतिकूल अगर वातावरण ना मिले, ये बहुत ध्यान से आपको सुनना है, बहुत दम है इस पॉइंट में। अगर बच्चे को जो उसका वातावरण है, परिवार है, वहां पर उसको प्रतिकूल वातावरण नहीं मिल रहा है, वहां पर वो हमेशा लड़ाई झगड़े, है ना, मारपीट देखता है, तो भी बच्चा मंदबुद्धि वाला हो जाता है, मेंटली रिटार्डेड की श्रेणी में आने के चांसेस रहते हैं, ठीक है। तो इसीलिए कहा जाता है कि छोटे बच्चे के सामने कभी ऊंची आवाज में भी बात मत करिए। तो ये सारी चीजें उन पर एक प्रतिकूल प्रभाव डालती है। तो ये सारे कारण हो सकते हैं एक मंदबुद्धि बच्चे के होने के, ठीक है। अब हम लोग देखेंगे कि इनके लिए शिक्षा की कैसे व्यवस्था की जाए मेंटली रिटार्डेड बालकों के लिए। तो यहाँ पर हम लोग देखेंगे कि इन बच्चों को जो है, जो मानसिक रूप से मंद बालक होते हैं, इनको सामान्य बच्चों के साथ शिक्षा नहीं दी जाती। इनको जो है पृथक कक्षाओं का इनके लिए आयोजन किया जाता है, ठीक है। मंदबुद्धि बच्चे जो होते हैं, क्योंकि भाई सीखने में अगर कक्षा में मंदबुद्धि बच्चे को भी आप सामान्य बच्चे के साथ शिक्षा देंगे, तो आपको पता है कि मंदबुद्धि बच्चे को आपको 10-20 बार ये चीज सिखानी पड़ेगी। तो आप केवल एक बच्चे के लिए पूरी कक्षा का भी तो नुकसान नहीं कर सकते। तो इनके लिए फिर अलग से विशिष्ट विद्यालयों की स्थापना की जाती है, वहां उनको शिक्षा दी जाती है, ठीक है, बिल्कुल। पाठ्यक्रम का दोहराव करवाया जाता है, बार बार जब चीज को हम दोहराएंगे तो इनको समझ आ जाती है, फिर कैसे इनको चीजें आने लगती है, ठीक है। संप्रेषण और सामाजिकता के कौशल के लिए, इनके विकास करने के लिए एक अध्यापक को जो है कौशल का विकास करना चाहिए, सामाजिक और संप्रेषण, ताकि अपनी बातों को एक दूसरे के सामने रख पाए। इनको ज्यादा से ज्यादा हस्तशिल्प और कौशलों की शिक्षा दी जानी चाहिए। तो ये शिक्षा का प्रावधान इस तरह से होना चाहिए मेंटली रिटार्डेड बच्चों के लिए। इसके अलावा सरल शिक्षण विधि का प्रयोग करे एक अध्यापक इनको पढ़ाने के लिए, है ना। शिक्षक को मनोविज्ञान का ज्ञान हो, एक बच्चे को पढ़ाने के लिए कि एक अध्यापक को भी मनोविज्ञान का ज्ञान होना बेहद आवश्यक है, ताकि वो समझ पाए
है ना, बच्चा क्या सोच रहा है, कैसे वो किस विधि से ज्यादा जल्दी सीखेगा। शिक्षण की गति को धीमी रखना चाहिए। प्रेम, सहानुभूति और उचित व्यवहार आदि आपको बच्चे के साथ अपनाना है। तो ये सारा क्या हो गया, एक मेंटली रिटार्डेड बच्चे को कैसे शिक्षा दे, उसके ये सारे के सारे पॉइंट्स हो गए जो आपसे पेपर में पूछे जाए तो आप इनमें से कम 5 तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, अब आगे बात आती है कि भाई मेंटली रिटार्डेड बच्चों की पहचान कैसे करें हम। एक अध्यापक होने के नाते आप बच्चे का अवलोकन करके पता कर सकते हैं, परीक्षण के द्वारा पता लगा सकते हैं, शैक्षिक उपलब्धि के थ्रू आपको पता चल जाएगा कि कौन बच्चा मेंटली रिटार्डेड है। विद्यालय अभिलेखों के द्वारा अभिलेख होते हैं पोर्टफोलियो, है ना, उन पोर्टफोलियो में बच्चे के बारे में पूरी जानकारी रहती है कि बच्चा कैसा है, पढ़ने में कैसा है, व्यवहार में कैसा है, बैकग्राउंड कैसा है, सारी चीजें उसमें आपको देखने को मिल जाएगी, क्या क्या एक्टिविटीज करता है, पूरी जानकारी होती है। तो वहां से आपको पता चल सकता है, या उसके जीवन इतिहास, केस स्टडी से, है ना, आप पता लगा सकते हैं कि बच्चा मेंटली रिटार्डेड तो है या नहीं है। ठीक है, इसकी पहचान आप इन सभी परीक्षणों के माध्यम से कर सकते हैं। अब तीसरा टॉपिक आपका शुरू होता है। हमने प्रतिभाशाली बच्चे देख लिए, हमने मंदबुद्धि बच्चे पढ़ लिए, अब हम देखेंगे पिछड़े बालक। ये तीसरा टॉपिक यहाँ शुरू हो जाएगा आपका, पिछड़े बालक। दोस्तों, विद्यालय में या कक्षा में अध्ययन करते हुए जो बालक सामान्य बुद्धि के होते हुए भी शैक्षिक उपलब्धि में पीछे रह जाते हैं, ठीक है, वैसे वो बिल्कुल फिट है दिमाग से भी और तंदुरुस्ती में भी, शारीरिक रूप से भी, लेकिन फिर भी वो शैक्षिक रूप से पिछड़े हुए हैं, उनको किस श्रेणी में रखा जाता है, पिछड़े बालक की श्रेणी में रखा जाता है। अब ये पिछड़ क्यों जाते हैं अपनी कक्षा के बाकी बच्चों से शैक्षिक रूप से? क्योंकि आपने देखा होगा दोस्तों, ज्यादातर जो गरीब बच्चे इस श्रेणी में आएंगे कि जो अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू नहीं कर पाते। कई बार आपने देखा होगा कि बंधुआ मजदूर होते हैं, है ना, एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते हैं। तो क्या होता है कि जब जैसे ही उनके माता पिता का उस क्षेत्र में जहां बच्चा पढ़ रहा था, जिस स्कूल में, उस क्षेत्र का काम खत्म हुआ तो वे दूसरी जगह काम करने चले गए अपने पूरे परिवार को लेकर के, तो बच्चे की पढ़ाई बीच में छूट गई। ठीक है, अब दूसरी जगह जाकर कई बार शुरू कर भी लेते हैं, नहीं भी, तो बच्चा क्या हो जाता है, वो शैक्षिक रूप से पिछड़ता चला जाता है। जब उसको प्रॉपर उसको एजुकेशन नहीं मिल पाती तो वो क्या होगा, फिर बच्चे और बाकी बच्चों से पिछड़ जाएगा। ठीक है, तो यही है पिछड़े बालक। बाकी इनमें ऐसा नहीं है कि ये मंदबुद्धि होंगे, नहीं, सामान्य बच्चे जैसे होंगे, बस शैक्षिक रूप से पिछड़े आए होंगे, है ना। अब पिछड़े बालक की परिभाषा दी है सीरियल बर्ट ने। इनके अनुसार पिछड़ा बालक वह है जो अपने विद्यालय जीवन के मध्य में, है ना, अपनी कक्षा के नीचे की कक्षा के उस कार्य को न कर सके जो उसकी आयु के सामान्य बालक कर लेते हैं, उस काम को जब वे नहीं कर पाते वो पिछड़े बालक कहलाते हैं। या फिर पिछड़े बालक की जो बुद्धि लब्धि होती है वो 85 से जो है वो कम पाई जाती है। ये पिछड़े बालक की आईक्यू की, अगर, हालांकि ये आईक्यू यहाँ पर इनका मैटर नहीं करता, ये पूछा नहीं जाता। आपको थोड़ा सा यहाँ पर शैक्षिक लब्धि, जैसे कि आप बुद्धि लब्धि निकालते हैं वास्तविक आयु बटे मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु गुना 100 करके, तो ये एक और फॉर्मूला आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है। यहाँ पर आपको क्या निकालना है, शैक्षिक लब्धि। ठीक है, शैक्षिक लब्धि, तो इसमें आप शैक्षिक आयु बटे वास्तविक आयु से गुणा 100 कर देंगे तो आपका शैक्षिक लब्धि निकल करके आ जाएगी। ठीक है, ये फॉर्मूला ही आपको थोड़ा सा याद रखना है, कई बार ये फॉर्मूला पूछ लिया जाता है और आप इसकी जगह बुद्धि लब्धि वाला फॉर्मूला फिट करके आ जाते हैं तो वहां गलती हो जाती है। ये आपको ध्यान रखना है कि आपको एजुकेशनल एज अपॉन क्रोनोलॉजिकल एज इंटू 100, ये इस तरीके से आप शैक्षिक लब्धि को कैलकुलेट कर सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों पहचान क्या है इन पिछड़े बालकों की, है ना, और ये जो सूत्र आपने ऊपर देखा ये बर्ट महोदय ने दिया था पिछड़े बालकों की पहचान करने के लिए कि बच्चा जो एजुकेशन में कितना पिछड़ा हुआ है, इसका पता लगाने के लिए फॉर्मूला दिया था। इसके अलावा हम बात करेंगे पहचान कैसे कैसे कर सकते हैं पिछड़े बालकों की, तो उसकी कुछ विशेषताएं आपको पता होनी चाहिए, तभी तो करेंगे। पहली है, यह बालक चित्र बनाने, तकनीक का प्रयोग करने और गामक कौशलों के उपयोग करने में थोड़ा सा पीछे होते हैं सामान्य बच्चों से। बैकवर्ड चिल्ड्रन इसको इंग्लिश में बोलते हैं, BC यानी बैकवर्ड चिल्ड्रन।
ये असमर्थ, अशुद्ध तथा असभ्य भाषा का प्रयोग करते हैं। इसके अलावा आत्मविश्वास में इनके बहुत कमी होती है। तार्किक चिंतन इनका बहुत निम्न स्तर का होता है। इन बच्चों की तर्क शक्ति भी कमजोर होती है। ये सारी विशेषताएं होती है पिछड़े बालकों की। और अपने स्तर के जो बच्चे होते हैं और जो समस्याएं होती है उनको सुलझा भी नहीं पाते हैं। इसके अलावा पिछड़ेपन के कारण क्या है, जैसे हमने मेंटली रिटार्डेड होने के कारण जाने थे कि किस किस प्रकार से एक बच्चा मानसिक रूप से मंद हो सकता है। अब हम जानेंगे वे कौन कौन से कारण हैं जिसकी वजह से एक बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है और पिछड़े बालक की श्रेणी में चला जाता है। पहला है या तो शारीरिक दुर्बलता के कारण कि भाई बच्चा बहुत ज्यादा बीमार रहता है, नहीं जा पाता डेली स्कूल में। बाकी बच्चे, नॉर्मल बच्चे डेली स्कूल जा रहे हैं, सीख रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब वो रोज रोज छुट्टी कर रहा है, स्वस्थ नहीं है, तो भी वो पिछड़ सकता है। मानसिक दुर्बलता के कारण भी हो सकता है, किसी बीमारी के कारण, कुपोषण के कारण, या फिर जैसा कि मैंने आपको बताया पारिवारिक वातावरण के कारण भी बच्चा शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। सॉरी। पारिवारिक कारण में जैसे उसकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो, उसकी परिवार की हो, उसको पढ़ाने में सक्षम नहीं है ना। बच्चों की अधिक संख्या, एक परिवार में ज्यादा बच्चे हैं, 4-5 बच्चे हैं और परिवार की आर्थिक स्थिति सही नहीं है, तो कितना ध्यान दे पाएंगे माता पिता? नहीं दे पाएंगे। वो उनको पढ़ाने का, खाने पीने का ही खर्च मुश्किल से उठा पाते हैं, पढ़ाने का तो दूर की बात है। इसके अलावा अगर माता पिता के बीच में बहुत ज्यादा अनबन रहती है, लड़ाई झगड़ा होता है, तलाक हो जाता है ना, फिर बच्चे की केयर सही से नहीं हो पाती। इसके अलावा भले ही माँ कितना भी बाप बनने की कोशिश कर ले कि मैं ही माँ बाप हूँ तुम्हारा, आज से मैं ही तुम्हारा भरण पोषण सब कुछ मैं करूँगी, किसी चीज की कमी नहीं होने दूंगी, लेकिन अपनी अपनी जगह सबका होना जरूरी है। ठीक है, तो इस वजह से भी बच्चा जो है शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। जब अपने परिवार में इतनी सारी चीजों को वो देखेगा तो उसके दिमाग पर बहुत असर पड़ता है, उसका भी पढ़ाई में मन नहीं लगता। और परिवार में झगड़े होने के कारण, ये सारे पारिवारिक वातावरण के कारण भी वो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। आगे बात करें और क्या कारण हो सकते हैं, तो पाठ्यक्रम में बदलाव होने की वजह से विद्यालय में उसकी रुचि नहीं है जाने में, है ना, इस वजह से भी वो क्या हो जाता है, शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। संवेगों में अनियंत्रण, तंत्रिका तंत्र में अगर दोष है तो भी वो शैक्षिक रूप से पिछड़ जाता है। अब हमको देखना ये है दोस्तों, हमने पहचान करनी जान ली है कि कौन बच्चा पिछड़ा है। अब हमें देखना ये है कि उनकी शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। तो पहला पॉइंट आप लोग देख पाएंगे, पिछड़ेपन की मात्रा और कारणों का पता लगाकर हमको बच्चे पर व्यक्तिगत रूप से ध्यान देना है। विशेष स्कूलों और कक्षाओं की व्यवस्था भी करनी है। सामान्य बच्चों के साथ साथ पढ़ाते पढ़ाते उनको अलग से और ज्यादा उनकी हेल्प की जाए। ठीक है, कक्षा के बाद उनको जो समस्या आ रही है उनको हल करवाया जाए। विशेष शिक्षण विधि का प्रयोग किया जाए। हस्त उद्योग में उनके लिए बहुत सारे चीजों को उनको सिखाए, है ना, हस्तकलाओं का ज्ञान दे उनको। सामाजिकरण में बच्चे की सहायता करे। पहचान कैसे कैसे कर सकते हैं, तो ये आप जो आपने ऊपर जाना था, बाकी बच्चों की जिस तरीके से आप पहचान करेंगे परीक्षण करके या अवलोकन करके, वही आप सेम इसमें लिख देंगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, आप सेम लिख सकते हैं। ठीक है, या शैक्षिक लब्धि से, बुद्धि लब्धि से पहचान कर सकते हैं। इस प्रकार से आप इनकी पहचान कर पाएंगे। तो ये जो पहचान वाली चीजें है ना, ये एक ही याद कर लीजिए आप, कोई भी 5 पॉइंट वो सब में आपके चल जाएंगे। ठीक है, बिल्कुल कोई परेशानी नहीं होगी अगर आप सेम भी लिखेंगे। अब हम लोग बात करेंगे दोस्तों समावेशी शिक्षा। भले ही आपके जो सिलेबस के टॉपिक्स है वो थोड़ा सा आगे पीछे हो जाए, लेकिन होगा पूरा सिलेबस कवर, तो आपको निश्चिंत रहना इस बात से। समावेशी शिक्षा जब हमने आपका सब्जेक्ट शुरू किया तभी मैंने आपको बताया था समावेशी शिक्षा, लेकिन अब एक बार फिर से आपको थोड़ा सा और अच्छे ढंग से समझ में आ जाएगा। अब हमने जितने भी प्रकार के बच्चे समझे हैं कि कैसे कैसे बच्चे होते हैं, उन सभी को हम जब क्या करते हैं, एक साथ शिक्षा देने का प्रबंध करते हैं, समान अवसर उपलब्ध कराते हैं कि ऐसा नहीं है अगर पिछड़ा बच्चा है तो अब उसको शिक्षा का अधिकार उसको नहीं है, पिछड़ गया तो पिछड़ गया, नहीं, हम उसको पर्याप्त मौके देंगे पढ़ने के, आगे बढ़ने के। ठीक, तो ये चीजें यहाँ पर आपको ध्यान रखनी है। चलो तो सबसे पहले देखेंगे अब समावेशी शिक्षा का अर्थ। दोस्तों समावेशी शिक्षा का तात्पर्य है समाज के सभी वर्गों के बच्चों को
शिक्षा की मुख्य धारा में शामिल करना, उन्हें शिक्षा के समान अवसर उपलब्ध कराना, यही है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा कक्षा में विविधता को प्रोत्साहित करती है, जिससे सभी संस्कृतियों को साथ मिलाकर आगे बढ़ने का समुचित अवसर मिलता है। विभिन्न धर्मों के, विभिन्न जातियों के, विभिन्न रंग के, विभिन्न भाषाओं वाले बच्चे, विभिन्न विशेषताओं वाले बच्चों को एक साथ एक छत के नीचे शिक्षा दी जाए, वही समावेशी शिक्षा या समावेशी कक्षा होती है। अब इसके लिए दोस्तों समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कई सम्मेलन हुए, जिनमें कुछ प्रमुख सम्मेलन के बारे में हम लोग जिक्र करेंगे। पहला है जोमेशियन विश्व सम्मेलन, 1990 में हुआ था, थाईलैंड का एक शहर है वहां पर। और इस सम्मेलन में क्या निष्कर्ष निकला कि सभी के लिए जो शिक्षा के लक्ष्य है वो निर्धारित होने चाहिए, है ना। इसके अलावा बच्चे, प्रौढ़, वृद्ध सभी को शिक्षा की सुविधा जो है वो प्राप्त हो। कई बार होता है ना कि बचपन में अगर नहीं पढ़ पाया कोई व्यक्ति, वो बाद में चाहता है अपने बुढ़ापे में कि मैं अब कुछ सीख लूं, अब पढ़ लूं, तो सभी को सुविधाएं उपलब्ध हो। ऐसा थोड़ी कि आप उसको तब पढ़ने से मना कर देंगे, नहीं, सबके लिए शिक्षा की व्यवस्था हो। इस सम्मेलन में 50 देशों ने प्रतिभाग किया था, जो अभी जिस सम्मेलन के बारे में हमने बात की। दूसरा सम्मेलन आता है सलमान का विश्व सम्मेलन। ये सम्मेलन स्पेन में हुआ था 1994 में, और इस सम्मेलन में 92 देशों ने भाग लिया था और 25 अंतरराष्ट्रीय संगठनों ने भी मिलकर के इस सम्मेलन में भाग लिया। और इसके अलावा दोस्तों भारत भी इस सम्मेलन में सम्मिलित हुआ। विषय क्या था इस सम्मेलन का? विशेष शैक्षिक आवश्यकता वाले विशेष बालकों के लिए विश्व सम्मेलन या विश्व स्तर पर इस सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें बच्चों को सुलभता से उनको शिक्षा प्रदान करना और उसकी समानता, शिक्षा में समान अवसर उनको देना, इसके लिए समय समय पर बहुत सारे प्रयास किए गए, बहुत सारे सम्मेलन किए गए, जिनमें से ये भी एक था। आगे हम बात करते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा की परिभाषा जो है वो NCERT के अनुसार क्या थी, वो आपको थोड़ा सा यहाँ पर जरूरी हो जाता है जाननी। NCERT के अनुसार समावेशी शिक्षा की परिभाषा, तो शैक्षिक वातावरण में धर्म, जाति, लिंग, समाज, परिवार आदि के आधार पर बिना भेदभाव के सभी को विद्यालय में एक शिक्षा देना ही समावेशी शिक्षा है। ठीक है, ना तो उनकी जाति को लेकर, धर्म को लेकर के, लिंग को लेकर, समाज या परिवार को लेकर के कोई भेदभाव किए बिना सभी को शिक्षा के समान अवसर देना ही समावेशी शिक्षा कहलाता है NCERT के अनुसार। ठीक है, इसके अलावा दोस्तों जो सलमान का सम्मेलन जिसके बारे में अभी हमने बात की 1994 में हुआ, इसके अनुसार क्या बताया गया समावेशी शिक्षा की परिभाषा? इन्होंने कहा कि भैया सामाजिक, बौद्धिक, मानसिक, शारीरिक, भाषाई या भावनात्मक रूप से अंतर ना करते हुए सभी को समान शिक्षा देना समावेशी शिक्षा है। वही बात इन्होंने यहाँ पर कही। ठीक है, आगे हम लोग बात करते हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा का जो गठन है, या आप कह सकते हैं कि समावेशी शिक्षा की जरूरत क्यों पड़ी। भाई जितने भी हमने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चे अभी पढ़े है ना, शारीरिक रूप से, मानसिक रूप से, बौद्धिक रूप से, सामाजिक रूप से, इन सबको समान शिक्षा के अवसर देना बिना किसी भेदभाव के, तो इसी के लिए जो है इसकी आवश्यकता पड़ी। समावेशी शिक्षा की आवश्यकता के कारण भी यहाँ पर सुन लीजिए एक बार और आप सभी कि सामान्य मानसिक विकास के लिए, बच्चों के सामाजिक एकीकरण के लिए, कि जो बच्चे भिन्न हैं सामान्य बच्चों से, वो कहीं अलग थलग ना हो जाए समाज से, इसके लिए भी समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ी कि वो सब एक साथ रहते हुए एक दूसरे की ज़रूरतों को समझे, एक दूसरे के बारे में जाने, सीखे कि भाई अगर ये बच्चे में थोड़ी सी फिजिकली डिसेबिलिटीज़ है तो उसको कितनी परेशानी होती है इस चीज़ के लिए, तो उनमें आपस में एक दूसरे की मदद करने की भावना आए, है ना। जब बच्चा एक किसी ऐसे बच्चे के साथ में उठेगा बैठेगा नहीं, मिले जुलेगा नहीं, तो उसके मन में वो भावना आएगी नहीं उसको लेकर के, जो आनी चाहिए, एक रेस्पेक्ट वाली, इज्जत वाली, ऐसा, क्योंकि साथ में रहेंगे तो कभी किसी का मजाक भी नहीं उड़ाएंगे किसी भी डिसेबिलिटीज को लेकर के। ठीक है, वो उसी वातावरण में रहना सीख जाएंगे। इसके अलावा जो डिसेबिलिटीज वाले बच्चे हैं
वो भी समाज को फेस करना सीख पाएंगे जब वो बचपन से उनके साथ रहेंगे। ठीक है, अगर आप ऐसे बच्चे को हमेशा से अलग रखे, अलग ही स्कूल में पढ़ाते रहे और बाद में जब वो समाज के साथ, समाज के बीच में आएगा, वो अपने आप को जोड़ नहीं पाएगा समाज से, तो उसके लिए भी जरूरी है। इसके अलावा शैक्षिक एकीकरण के लिए आवश्यकता है समावेशी शिक्षा की, समानता की का अनुपालन करने के लिए, दूरियों को मिटाने के लिए आपस में, है ना। अब हमको देखने हैं दोस्तों समावेशी शिक्षा के प्रमुख सिद्धांत क्या क्या है। सिद्धांत देखिए समावेशी शिक्षा के, प्रत्येक बालक को समान अवसर, भागीदारी तथा हिस्सा समान रूप से शिक्षा के क्षेत्र में मिलना चाहिए। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की अतिरिक्त सहायता अध्यापक को करनी है। उत्तरदायित्व एवं सहयोग की भावना विकसित करनी है। विशेष आवश्यकता वाले बालकों के परिवार और समाज के बारे में उसको जानकारी होनी चाहिए। समुदाय की भागीदारी व सहयोग विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को मिलने चाहिए। ये सारी समावेशी शिक्षा के क्या है, प्रमुख सिद्धांत है। इसके अलावा दूसरे बालकों के साथ विभिन्न क्षेत्रों में शैक्षिक या शैक्षिक या सह शैक्षिक, जिसमें सामूहिक आंतरिक अंतःक्रिया बच्चे साथ में करें, है ना, साथ में खेले कूदे। इसके अलावा दोस्तों आपसे कई बार पूछ लिया जाता है कि बताइए समावेशी शिक्षा के क्या उद्देश्य है। समावेशी शिक्षा के उद्देश्य, पहला है आत्मनिर्भरता की भावना का विकास करना बच्चों में। सभी बच्चों को शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ना, ये उद्देश्य है समावेशी शिक्षा का। सभी वर्गों में जागरूकता की भावना को विकसित करना कि ये समाज एक है, परिवार एक परिवार के जैसा है, सभी को एक साथ मिलजुल के चलना है, एक दूसरे की मदद करनी है। ये सारी भावना का विकास करने के लिए प्रजातांत्रिक मूल्यों की स्थापना करने के लिए एक विद्यालय में, और विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के बारे में जो फैली हुई भ्रांतियां हैं उनको दूर करने के लिए ये समावेशी शिक्षा की आवश्यकता पड़ती है, और ये इसके उद्देश्य भी है। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे दोस्तों जो आंशिक रूप से अक्षम होते हैं बच्चे, आंशिक रूप से शारीरिक अक्षम बच्चों की बात करेंगे, जैसे जिनको थोड़ा कम सुनाई देता है या कम देख पाते हैं, तो कोई वाक दोष होता है, उनको किस तरीके से हम किन श्रेणियों में बांट सकते हैं वो यहाँ पर हम लोग देखेंगे, और उनके लिए शिक्षा की व्यवस्था कैसे की जाए। ठीक, तो चलो देखते हैं। आंशिक रूप से अक्षम बच्चों या व्यक्तियों में समायोजन से संबंधित बहुत सारी समस्याएं देखने को मिलती है उनकी रोजमर्रा की जिंदगी में, और इन आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को हम 4 वर्गों में विभाजित कर सकते हैं। पहला दृष्टिबाधित, जिनको देखने में दिक्कत हो। दूसरा है श्रवण बाधित, जिनको सुनने में। वाक बाधित या वाक दोष, जिनको बोलने में परेशानी होती है। या अस्थि बाधित, जिनके अस्थियों में कोई भी परेशानी हो, है ना, बैठ नहीं सकते, चलने में कोई प्रॉब्लम है, पैर में कोई प्रॉब्लम है, हाथ में कोई दिक्कत है, वो उसमें आ जाएंगे। अब सबसे पहला जो हमने प्रकार देखा वो है दृष्टिबाधित। इनके बारे में पहले जानेंगे दोस्तों। आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चे वे बच्चे होते हैं जो मोटे छपे अथवा बड़े बड़े अक्षरों की जो पठन पुस्तक को पढ़ने योग्य तो होते हैं, लेकिन जब हम छोटी इमेजेस या छोटे अक्षरों को बच्चे को दिखाए तो वो नहीं देख पाएंगे सही से। तो उनके लिए हमें कैसे पुस्तक का प्रयोग करना पड़ेगा, जो मोटी मोटी लाइनिंग वाली बुक्स होती है या जिस पर मोटे मोटे अक्षर लिखे हुए होते हैं, उभरे हुए, उनका प्रयोग कर सकते हैं, है ना। इसके अलावा दोस्तों भारत सरकार ने समाज कल्याण, जो भारत सरकार के द्वारा जो परिभाषा, समाज कल्याण मंत्रालय ने जो परिभाषा दी है वो क्या बताई है इन बच्चों की, वो है आंशिक रूप से अक्षम बच्चे वह है जो चश्मे की सहायता से मुद्रित पाठ्य वस्तु तथा दृश्य शैक्षिक सामग्री का उपयोग कर लेते हैं। आंशिक रूप से दृष्टि बाधित बच्चे को 4 भागों में हम लोग बांट सकते हैं। कैसे? पहला है वह बालक जिनकी दृष्टि एक्यूटी 20/70 तथा 20/200 के बीच में होती है ना, इतनी दूर तक वो देख पाएंगे। इसके अलावा वह बालक जो गंभीर तथा बढ़ने वाली दृष्टि संबंधी बीमारी से पीड़ित होते हैं कि समय समय पर उसकी ओर ज्यादा दिखना कम होता जा रहा है। इसके अलावा वह बालक जो नेत्र रोगों से पीड़ित है या उन रोगों से ग्रस्त है जो गंभीर नेत्र रोग आते हैं, उसमें हम इसको बांटते हैं। चौथा प्रकार कौन सा हो जाता है दृष्टिबाधित में भी, वह बालक जो औसत
मस्तिष्क वाले होते हैं तथा चिकित्सकों के अनुसार यह कम देखने वाले बालकों को दिए जाने वाले सम्मान के आधार पर ही लाभान्वित हो जाते हैं। ठीक, तो ये हो गए आंशिक रूप से बाधित बालकों को जो मेडिकल परीक्षण के द्वारा हम पहचान करके उनका उपचार या उनको उसी तरह की सुविधाएं उपलब्ध करा सकते हैं ताकि वो पढ़ने में आसानी से या अपने काम को आसानी से कर पाए, सही से पढ़ पाए। आंशिक दृष्टि से अक्षम बच्चों की पहचान कैसे करी जाए, उनके क्या लक्षण हैं, क्या विशेषताएं हैं। तो आपने देखा होगा कई बार, अगर आपको नहीं पता कि कक्षा में कौन बच्चा इस अक्षमता से पीड़ित है तो आप कैसे पता लगाएंगे? क्योंकि आपने देखा होगा कई बार ऐसे बच्चे कि जो अक्सर सरदर्द की शिकायत करते हैं क्योंकि उनको देखने में प्रॉब्लम हो रही होती है, इस वजह से उनको सर दर्द होता है। जब वो ज्यादा देर तक ब्लैक बोर्ड पर आप लिख रहे हैं, वो देख रहे हैं, देखने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उनको नहीं दिख पा रहा है सही से, तो उसकी वजह से सर दर्द होने लगता है। कई बार बच्चे को बार बार वो पलके झपकाते रहेंगे देखने के लिए, आंखों से पानी आ जाता है उनके, है ना। पुस्तक या अन्य वस्तुओं को आंख के पास ले जाकर ही पढ़ते हैं। कई बार अपनी बेंच पर वो इतने झुके हुए होते हैं, बिल्कुल लिखते हुए भी बिल्कुल उनका सर उनकी कॉपी में या बुक में बिल्कुल सटा हुआ होता है। एक आंख को बंद करके देखने का प्रयास करते हैं, है ना। इसके अलावा अक्सर आंखों को मलते रहते हैं। तो इस प्रकार से हम पहचान कर सकते हैं आंशिक रूप से अक्षम बच्चे की, जो दृष्टि बाधित होता है आंशिक रूप से, उसकी पहचान हम इस तरीके से कर सकते हैं। अगर ये चीजें देखने को मिल रही है किसी बच्चे में तो आप उसका परीक्षण करवाएंगे, पहले पता लगाएंगे कि सच में बच्चे को कोई प्रॉब्लम हो रही है ना। अगर समय रहते आप उसका पता लगा लेते हैं तो बच्चे का उपचार भी हो जाता है। उसके माता पिता को आपको कन्वे करना है मैसेज कि आपके बच्चे को परेशानी हो रही है देखने में। आपको उसकी सीटों का अरेंजमेंट इस प्रकार से करना होगा फिर कि बच्चा आसानी से देख पाए आप ब्लैक बोर्ड पर क्या लिख पा रहे हैं। ठीक है, अब हम बात करते हैं दूसरे प्रकार की, जो श्रवण बाधित बच्चे होते हैं। श्रवण बाधित बच्चे से क्या अभिप्राय है? वह बच्चे जो सुनने की क्षमता पूर्ण रूप से खो देते हैं। वे अन्य बच्चों की अपेक्षा गंभीर रूप से कठिनाइयों का सामना करते हैं, अतः यह बच्चे पूर्णतः नहीं सुन पाते, या हम कह सकते हैं कि वो बहरे होते हैं। दूसरा इसमें प्रकार होता है, ये तो हो गया पूर्ण रूप से बहरे। दूसरा होता है आंशिक रूप से। आंशिक रूप से कम सुनने वाले बच्चे वे हैं जो श्रवण क्षमता को कुछ सीमा तक खो देते हैं। ऐसे बच्चे को जोर से की गई ध्वनि अथवा बोली गई आवाज को सुनने में क्या होता है, भाषा यंत्र की आवश्यकता इनको नहीं पड़ती। अगर हम जोर से बोले तो उनको सुन जाता है। ठीक है, तो वो आंशिक रूप से बाधित बच्चे हो जाते हैं, श्रवण बाधित बच्चे हो जाते हैं। अब इनके लक्षण क्या क्या है, कैसे पहचानेंगे कि कौन सा बच्चा कहीं इस वाली परेशानी से तो नहीं जूझ रहा है। तो इनके व्यवहार में लगातार आपको एकाग्रता देखने को नहीं मिलेगी, ये परेशान रहते हैं बिल्कुल। ठीक, ऐसे बच्चे गतिविधि के विषय में और कार्य के प्रति अधिक सजग होते हैं अगर कोई गतिविधि करने को दी जाए। अध्यापक के होठों की गतिविधियों और उसके हाव भाव को बहुत ध्यान से देखने की कोशिश करते हैं और पता लगाने की कोशिश कर रहे हैं कि जो अध्यापक है वो कह क्या रहा है। वो उसके होठों को देखते रहेंगे कि ये बोल क्या रहा है। वे अपने सिर को एक ओर झुका लेते हैं या सर ऐसे गर्दन को घुमाकर सुनने का प्रयास करते हैं, कान को आगे करके, या फिर प्रश्न पूछने पर अध्यापक से दोबारा से कहते हैं कि एक बार फिर से बताइए, समझ नहीं आया क्या कहा, क्या ऐसे बोलते हैं ना, दोबारा से रिपीट करने को बोलते हैं। तो ये सभी लक्षण होते हैं श्रवण बाधित बच्चों के। अब इनकी पहचान तो हम इसी प्रकार से कर सकते हैं अगर ये लक्षण दिखते हैं तो। बाकी कोई चिकित्सीय परीक्षण करवा करके, है ना, विकासात्मक मापनी के द्वारा, उसके व्यवहार के निरीक्षण के द्वारा हम इन सब परेशानियों का पता लगा सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों, इनके लिए शिक्षा की कैसे व्यवस्था की जाए, जो बच्चे आंशिक रूप से श्रवण बाधित होते हैं इनके लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो दोस्तों, इनकी शिक्षा के लिए संप्रेषण तकनीक अपनाई जानी चाहिए, जिसमें कि औष्ठ पठन विधि, यानी बच्चे को सिखाया जाए कि अगर सामने अध्यापक बोल रहा है तो उसके होठों को देखकर ही समझे, या संकेत भाषा का प्रयोग करके हम बच्चे को पढ़ाए, है ना। स्पर्श विधि से
शरीर के विभिन्न शरीर से विभिन्न गतियां करवा करके बच्चे के ध्वनि परिवर्तक यंत्रों का प्रयोग करके हम क्या कर सकते हैं, बच्चे को सिखा सकते हैं, पढ़ा सकते हैं। इसके अलावा शिक्षण तकनीक कैसी कैसी हम प्रयोग करें कि बच्चा जो है सीखे, जो हम कक्षा में सिखाना चाह रहे हैं। तो हम बड़ी बड़ी आकृतियों का प्रयोग करके, चित्र बनाकर, है ना, संकेत के माध्यम से, शब्दों का संकेत बना करके या मॉडल या मानचित्र का प्रयोग करके हम बच्चे को शिक्षा दे सकते हैं। तो ये तरीका हो गया इन बच्चों को शिक्षा देने का। इसके अलावा दोस्तों अब हम तीसरा प्रकार देखेंगे, वाक दोष। ठीक, जो बोलने में बच्चे को परेशानी होती है। दोस्तों मैंने आपको बोला नहीं तो आपने ना तो लाइक ही किया है और ना ही शेयर किया है। अब बताओ ये कहाँ तक अच्छी बात है कि सामने वाले की इतनी ज्यादा तबीयत खराब है, वो फिर भी आपकी क्लास ले रहा है और आप उसको बिल्कुल मोटिवेट नहीं करते हैं। ये सरासर नाइंसाफी है। तो फटाफट एक बार लाइक कर दो सभी लोग और शेयर करो अपने फ्रेंड्स को। वैसे तो बार बार कमेंट बॉक्स में चिल्लाते रहेंगे, मैम क्लास दे दो, अगली क्लास दे दो, अगली क्लास दे दो। जो दे रहे हैं उसको देखते नहीं हो, बताओ फिर अगली क्लास का क्या करोगे जब इसी को देखने आप लोग नहीं आ रहे हैं। इतनी सुस्ती किस काम की। चलो अच्छा आगे देखते हैं। वाक दोष की परिभाषा कॉफमैन के अनुसार क्या होगी। दोस्तों वाणी मुखर भाषा के ध्वनि की क्रमबद्ध एवं व्यवहारिक अभिव्यक्ति होती है वाणी। ठीक, ध्वनि की क्रमबद्ध अभिव्यक्ति। जब इस प्रकार जो ये आप कह सकते हैं दोस्तों, यहाँ पर इसको साधारण सी भाषा में समझो, आपको आसानी से याद भी हो जाएगा, समझ में आ जाएगा। वाक दोष को हम इंग्लिश में कहते हैं डिसलेक्सिया। ठीक है, इसमें क्या होता है, इस प्रकार की जो बीमारी तो नहीं कह सकती या हाँ लर्निंग डिसेबिलिटी तो है ही। तो इसको इस लर्निंग डिसेबिलिटी में क्या होता है कि बच्चे को ध्वनि को समझने में बहुत ज्यादा कठिनाई होती है। ठीक है, बिल्कुल स्पेलिंग को वो गलत लिखते हैं या गलत बोलते हैं एक्चुअली। ठीक है, तो ये इसमें होता है वाणी दोष में। अब इस बच्चे की कैसे पहचान करें जिसको ये प्रॉब्लम है, तो उसकी कुछ विशेषताएं आपको ध्यान रखनी है, कुछ आपको इसके लक्षण ध्यान रखने हैं, वो क्या क्या है जिससे आपको पता चले कि बच्चे को ये परेशानी है। जिनमें पहला है, वाक दोष तब उत्पन्न होता है जब सामान्य बच्चे से ऐसे बच्चों की बोलचाल विशिष्ट होती है ना। तो बच्चे को क्या हो जाता है, वाक दोष होता है। या इसको आप ऐसे समझिए कि आपको कैसे पता चलेगा जब ये बच्चे सामान्य बच्चों से सही ढंग से बातचीत नहीं कर पाते, अस्पष्ट आवाज में बोलते हैं या तो बहुत ज्यादा धीमी आवाज इनकी होती है ना, तो बात सही तरीके से अपने नहीं रख पाते हैं। तो ये अगर आप दो बच्चों की कन्वर्सेशन सुन रहे हैं तब भी आप इनमें पहचान कर सकते हैं इन लक्षणों की वजह से। आवाज हल्की हो या अस्पष्ट हो बहुत ज्यादा, इनकी आवाज में मधुरता नहीं होती है, इनके तालु व जबड़े में कोई दोष होता है जिसकी वजह से ये परेशानी होती है। या कुछ बच्चे बोलने में तुतलाने लगते हैं जब वो थोड़ा ज्यादा बोल देते हैं, या नॉर्मली भी कोई बच्चा बहुत ज्यादा तुतलाता है, बोलने में संकोच करते हैं। ठीक है, ये सारी इसकी विशेषताएं हो गई। अब हमको देखना है प्रकार, वाक दोष के प्रकार कौन कौन से होते हैं। इसमें बच्चा दोस्तों पहला तो होता है उच्चारणात्मक दोष। वाक दोष पढ़ाते पढ़ाते लगता है खुद को ही मुझे वाक दोष की परेशानी उठानी पड़ेगी, झेलनी पड़ेगी काफी समय से, क्योंकि बोल रही हूँ, बीच में 1 मिनट भी नहीं रुकी तो मैं खुद तुतलाने लगी हूँ। तो प्रक्रियात्मक तथा उच्चारणात्मक दोष। ठीक है, हकलाना, आवाज की समस्या, अंगीय वाणी में दोष, कम सुनने वाले बच्चों के साथ वाणी की समस्या, देर से वाले का विकास, या कई बार ऐसा होता है बच्चा बहुत ही देर बाद बोलना सीखता है, कई वर्षों का हो जाता है, घर वाले प्रयास करते हैं, कहीं बादाम खिला रहे हैं, कहीं कुछ खिला रहे हैं कि हमारा बच्चा तो बोल ही नहीं रहा है ना, या जब बोलेगा तो फिर तुतला के बोलेगा। तो ऐसी परेशानियां हो जाती है। आगे हम देखेंगे कि इन बच्चे के लिए कैसे शिक्षा की व्यवस्था की जाए। तो इनको हमको सबसे ज्यादा जो जरूरत होती है ना, वो आत्मविश्वास की होती है। बच्चे को मोटिवेट करना कि नहीं बेटा तू कर पाएगा, बोल तो सही, घबराहट को दूर कर, अच्छा बोल, कोई तेरा मजाक नहीं उड़ाएगा क्लास में, है ना। तो इस तरीके से उसको क्या करना, बार बार उत्साहित करना, बोलने के लिए प्रयास करवाना उसका, है ना, उसको बताना कि सही से कैसे उच्चारण होगा। इसके अलावा दोष पर बल न देना,
और सही निदान करना, उपयुक्त वाक अभ्यास करवाना, उससे लज्जा और घबराहट से बच्चे का बचाव करना। अगर बाकी बच्चे हंस रहे हैं उनको चुप करिए, अगर बच्चा तुतला रहा है उसकी बातों को सुन के ना हंसे, है ना। चौथा प्रकार क्या था, अस्थि बाधित बच्चे। इसमें क्या होता है, अस्थि बाधित बच्चे वे होते हैं जिनकी किसी एक या अधिक हड्डियों में दोष आ गया हो या क्षतिग्रस्त हो गई हो, जिससे वो सामान्य बच्चों की भांति शारीरिक अभ्यास करने में असमर्थ हो। ऐसे बच्चे की मांसपेशियां तथा जोड़ों अथवा अस्थियों में किसी कारण दोष आ जाता है, वो इस कैटेगरी में आ जाते हैं बच्चे। ये एक्सीडेंटली भी हो सकता है, जन्म से हो सकता है किसी बच्चे को, है ना, ये दोष। तो कौन कौन से प्रकार होते हैं इसके, पहला है एक या एक से अधिक अंगों का लकवा हो जाना, पाँव फिरा, कई बार पाँव में कहीं ऐसी बीमारियां हैं, कहीं एलिफेंट फुट, है ना, कई सारी ऐसी बीमारियां हो जाती है जिससे सामान्य रूप से बच्चा नहीं चल पाता। इसके अलावा मेरुदंड का वक्र होना, मस्तिष्कीय पक्षपात होना या मेरुदंडीय दिशामुखी। ये प्रकार आपसे नहीं पूछता, लेकिन बस आप ऐसे समझ लिए कि किसी की अगर अस्थियों में प्रॉब्लम है, मांसपेशियों में कोई प्रॉब्लम है, हाथ या पैर किसी भी तरह की कोई भी परेशानी है, सामान्य बच्चे से किसी भी प्रकार से भिन्न है अगर वो शारीरिक रूप से, तो वो इस कैटेगरी में आ जाएगा। ये प्रकार आपसे नहीं पूछे जाते, ठीक है, चाहे आप प्रीवियस पेपर उठाकर देख लीजिए। अस्थि बाधित बच्चों की पहचान कैसे करनी है, तो ये बच्चे बैसाखियों की मदद से चलेंगे, लड़खड़ा कर चलेंगे, चलते चलते गिर भी जाते हैं कई बार, है ना। अंगों में का असामान्य होना, जोड़ों में दर्द होना, चलने में कठिनाई का अनुभव करना, शारीरिक अंगों पर समुचित नियंत्रण न होना, ये सभी पहचान होती है। कारण क्या है अस्थि बाधित होने के बच्चे के, तो ये जन्मजात हो सकती है ना, या किसी बीमारी के कारण भी ऐसा हो जाता है, दुर्घटना के कारण हो जाता है, तो ये सभी इसके कारण हैं। अब इन बच्चों को शिक्षा कैसे दी जाए, ध्यान देना, शिक्षा कैसे दी जाए। अगर आप थक गए हैं, वीडियो को पॉज करके थोड़ा रेस्ट कर लो, फिर शुरू करना, लेकिन क्लास आपको पूरी ही करनी है लास्ट तक। मैं भी नहीं हिम्मत हारूंगी, आपको भी नहीं हारनी है, ठीक है। करत करत अभ्यास के जड़मति होत सुजान, रस्सी आवत जात है सिल पर पड़त निशान। देखिए पूरी क्लास कर लोगे, ध्यान से सुन लोगे, आप कुछ भी पढ़ने बैठोगे, इसके बाद मॉडल पेपर भी लगाओगे तो आपको सारी चीजें याद होगी, समझ में आएगी, रटने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। और अभी रटना छोड़ दोगे तो आगे आपको हेल्प मिलेगी, नहीं तो फिर यूपी टेट सी टेट में आपको बहुत दिक्कत झेलनी पड़ेगी, आप आगे सारी चीजों को रटकर काम नहीं चला पाएंगे, ठीक है। तो ये समय रहते अगर आप ये चीज सीख लेते हैं तो अच्छी बात है, आपको आगे दिक्कत नहीं होगी। अब हम देखेंगे दोस्तों अस्थि बाधित बच्चों की शिक्षा, कैसे कैसे हम उनको शिक्षा दे सकते हैं। तो उपचार सुविधाएं प्रदान करके, प्रशिक्षित अध्यापक द्वारा शिक्षण कार्य करवा के, है ना, विशेष कक्षाओं का आयोजन करवा के, अतिरिक्त कक्षा के सृजन से या विशेष विद्यालयों के निर्माण से, प्रशासनिक परिवर्तन द्वारा सहायक सामग्री प्रदान करके, अधिगम अनुभव करवा के बच्चों को, है ना। इसके अलावा समुचित शिक्षा द्वारा बच्चे की जैसी आवश्यकता है उसके अनुसार उसको शिक्षा दी जाए, मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलवाकर। ये सारे जो है ये शिक्षा की प्रोवाइड करने के तरीके हैं अस्थि बाधित बच्चों को। अब हम पढ़ेंगे अपवंचित वर्ग के बच्चे। अपवंचित वर्ग के बच्चे अनुसूचित जाति और जनजाति या पिछड़ी जाति, जो घुमंतु वर्ग के श्रमिक परिवारों के बच्चे होते हैं, वो सभी अपवंचित वर्ग के बच्चों में आ जाते हैं। वंचित होना मतलब दूर होना, किसी भी जैसे शिक्षा से दूर हो जाना, या शिक्षा जो बच्चे शिक्षा नहीं ले पाते समय पर, है ना, वो वंचित श्रेणी में चले जाते हैं। अब वंचन का अर्थ क्या होता है, वंचन का अर्थ होता है वह परिवेश जन्म अवस्था जिसका स्वरूप एवं अर्थ सामाजिक, सांस्कृतिक तथा भिन्नता के साथ साथ परिवर्तित होता जाता है। इसको आप कैसे समझेंगे अभी आगे देखो, यहाँ पर थोड़ा सा आपको कंफ्यूजन हो सकता है। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कि ये बच्चे कई बार जो अपवंचित वर्ग के होते हैं, है ना, घुमंतु पिछड़ी जाति के या श्रमिक परिवारों के बच्चे होते हैं, कई बार पढ़ने में अपने आप को क्या करते हैं, अपने आप को
थोड़ा सा डिमोटिवेट फील करते हैं, है ना, उदासीन होते हैं शिक्षा के प्रति, सोचेंगे कि कोई तेरे पास नहीं बैठेगा, बच्चे आपस में बात नहीं करते। कई बार ऐसे, कई बार अध्यापक भी उनको एक अलग नजरिए से देखते हैं कि भाई इसका तो कुछ नहीं हो सकता, है ना, इसको अभी तक कुछ नहीं आया तो आगे भी नहीं आएगा। कई बार शिक्षक अगर ये ऐसा सोच लेता है तो वहीं पर शिक्षा की जो व्यवस्था है वो फेल होती नजर आती है। तो अपवंचित वर्ग के बच्चों के लक्षण क्या क्या होते हैं? इनकी निम्न महत्वाकांक्षा होती है, अपने जीवन में कुछ बड़ा नहीं सोचते, करना नहीं चाहते, कई बार ऐसा देखने को मिलता है। हर किसी की ये बात नहीं है, ज्यादातर की। निम्न शैक्षिक उपलब्धि होती है, अनुपयुक्त आत्म संप्रत्यय, है ना। इसके अलावा बौद्धिक मंदता, सामाजिक कुशलता का अभाव पाया जाता है, कक्षाओं को छोड़ना अथवा पढ़ाई के प्रति उदासीन ये होते हैं, कक्षाओं में मन नहीं लगता इतना। अब अगला प्रकार हमें देखना है दोस्तों, समस्यात्मक बच्चे। समस्यात्मक बच्चे कौन से होते हैं? ये बच्चे घर परिवार या विद्यालय और समाज के आदर्शों और नियमों को इन पर ध्यान नहीं देते, है ना, अपनी मर्जी के मालिक होते हैं। जब जो मन किया लड़ाई झगड़ा मारपीट सब करना, झूठ बोलना, है ना, कक्षा से भाग जाना, अध्यापक को गाली दे देना, ऐसे ऐसे काम करते हैं। ये बालक किसी कार्य को न करने के लिए बहाना बनाते हैं एवं अपनी गलतियों को छुपाने के लिए और अधिक गलतियां करते हैं। झूठ बोलना, कक्षा से भागना, आज्ञा न मानना, नशीले पदार्थों का सेवन करना इनकी आदतें बन जाती है। ये साथियों से झगड़ते हैं तथा उनमें भ्रम पैदा करते हैं। तो ये जो विशेषताएं हैं अगर ये बच्चे में पाई जा रही है, आपको समझ जाना है ये समस्यात्मक बालक है। अब समस्यात्मक बालक के भी प्रकार होते हैं, कौन सी श्रेणी में आप किस बच्चे को रखेंगे ये भी तो ध्यान रखना है। तो एक तो होता है झूठ बोलने वाले, वो बाकी कुछ ज्यादा गड़बड़ी नहीं करेंगे, बस झूठ बोलेंगे, हर बात में झूठ, ठीक है। दूसरे होते हैं चोरी करने वाले बच्चे। तीसरे होते हैं झगड़ालू, भाई उसको पिटाई से डर ही नहीं है, कितना ही मार पीट लो उसको लड़ाई के सिवा और कुछ नहीं दिखता, हर बात पे लड़ाई, हर किसी से लड़ाई। चौथा होता है पढ़ने में रुचि न लेने वाले बालक, ये किसी ना किसी तरीके से पढ़ाई से बचने के बहाने ढूंढेंगे, कभी पेट दर्द होगा इनको, कभी कुछ होगा, कभी चक्कर आएंगे, है ना, पढ़ाई का नाम लेते ही। पांचवे होते हैं अनुशासनहीन बालक, इनको शांति से बैठना मंजूर ही नहीं होता कक्षा में, जब तक कि तोड़ फोड़ भागा दौड़ी ना मचे कक्षा में, इनको मजा नहीं आता है। जो छठे होते हैं भयभीत होने या करने वाले, हाँ, भयभीत होने वाले या करने वाले बच्चे। सातवें होते हैं अपराधी बालक, और ये इस तरीके से हम इन समस्यात्मक बालकों को इन प्रकार में बांट सकते हैं, 7 प्रकार में। अब हम देखेंगे एक एक करके, भाई समस्यात्मक व्यवहार का क्या कारण है, क्यों होता है बच्चों का ऐसा व्यवहार, इसके पीछे कोई रीजन है तो वो है क्या। पहला होता है दोस्तों परिवार का वातावरण। अगर परिवार में ही ऐसा होता है तो बच्चा अगर बहुत सारी चीजें अपने घर परिवार से ही तो सीखता है, चोरी करना वो वहीं से सीखेगा, है ना। अगर उसके परिवार में चोरी करना एक बहुत गलत बात मानी जा रही है, पाप माना जा रहा है, तो बच्चा क्यों करेगा चोरी? अगर उसने वो होती हुई कहीं नहीं देखी है तो वो सीखता है किसी ना किसी को देख करके, उसको फॉलो करता है, ठीक है। घर का अनुशासन जैसा है वैसा ही वो स्कूल में आके शो करेगा। पास पड़ोस का पर्यावरण कैसा है, उसकी संगति कैसी है, किन बच्चों के साथ उठ बैठ रहा है, वो कैसे बच्चों के साथ खेल रहा है बाहर, ठीक है, सारी चीजों का ध्यान रखना होता है माता पिता को भी। समाज का वातावरण कैसा है, विद्यालय पर्यावरण कैसा है, इसके अलावा मनोवैज्ञानिक कारण भी होते हैं कुछ, है ना, शारीरिक कारण होते हैं, आनुवांशिक कारण होते हैं, संवेगात्मक कारणों की वजह से भी बच्चा समस्यात्मक व्यवहार करता है। अब समस्यात्मक बच्चों को पहचानने के क्या क्या तरीके हैं, तो हम वही 5 तरीके जो आपने पहले बच्चों को पता लगाए थे वही आप इसमें फॉलो कर लेना, ठीक है, वही सेम इसमें काम कर जाएंगे, तो अलग से बताने की आवश्यकता नहीं है, वही सेम 5 तरीके आप इसमें लिख दोगे। अब शिक्षा का समझ लो, शिक्षा कैसे देनी है इन बच्चों को। तो माता पिता को बच्चे के प्रति प्रेम और सहानुभूति तथा सहयोगात्मक व्यवहार करना चाहिए, क्योंकि देख लो अगर एक बच्चा मार पिटाई से बिल्कुल नहीं डरता है, आप उसको और ज्यादा मारो पीटोगे वो नहीं डरेगा, वो कहेगा कि भाई आप कर रहे भी क्या सकते हो, मारोगे पीटोगे, लो मार लो। होते हैं कई सारे बच्चे ऐसे, तो उन्हें मारोगे कोई फायदा नहीं है, वो नहीं सुधरेंगे ऐसे। तो आपको उनको प्रेम से समझाना है, प्यार से समझाना है, उनके प्रति सहानुभूति रखनी है, ठीक है, तब उनके सुधरने के चांसेस ज्यादा होते हैं। बच्चे को अच्छे कार्य के लिए प्रोत्साहित करें आप, अगर उसने कोई अच्छा काम किया उसको पुरस्कार दे, प्रोत्साहित करें, है ना।
बच्चे के सहयोगियों का गुप्त निरीक्षण करें कि बच्चे के सहयोगी तो कहीं वो ऐसे बच्चों के साथ तो नहीं बैठ रहा है जो उसको ये सारी चीजें सिखा रहे हैं, है ना। बच्चे को नैतिक शिक्षा आपको प्रदान करनी है कि बच्चे चोरी नहीं करनी चाहिए, बड़ों का सम्मान करना है ना, झूठ नहीं बोलना है, ये चीजें बच्चे को सिखाई जाए बचपन से ही। बच्चों को मनोरंजन के उचित अवसर दिए जाए। तो ये सारे आप शिक्षा के तरीके होते हैं इन बच्चों को सिखाने के। अब आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट टॉपिक आपका आता है निर्देशन, गाइडेंस। निर्देशन है क्या दोस्तों? निर्देशन एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा आप क्या करेंगे, किसी व्यक्ति विशेष को सहायता पहुंचाते हैं जिससे वो अपने जीवन के लक्ष्य को निश्चित कर सके, है ना, और अपनी क्षमताओं के अनुसार अपना व्यवसाय चुन सके, वही निर्देशन है। अगर आप किसी को गाइडेंस देना या निर्देशन देने का मतलब क्या है, उसको उसके भावी जीवन के लिए तैयार करना, उसके सामने क्या क्या ऑप्शंस है उनके बारे में जानकारी देना, उसकी जो समस्याएं हैं उनको सुलझाना, है ना, यही क्या है, निर्देशन है। अब निर्देशन की परिभाषा समझ लीजिए स्किनर महोदय के अनुसार। इन्होंने कहा निर्देशन युवक को सहायता देने की वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा वह स्वयं के साथ और परिस्थितियों के साथ समायोजन करना सीख जाता है, वही क्या है, निर्देशन है। अच्छा, अगर एग्जामिनर पूछ ले कि निर्देशन के उद्देश्य क्या है, क्या ऑब्जेक्टिव है निर्देशन के, गाइडेंस क्यों दिया जाता है, तो इसके बारे में भी स्किनर महोदय ने बताया। इन्होंने कहा कि वर्तमान शिक्षा में निर्देशन का मुख्य उद्देश्य है प्रत्येक व्यक्ति को अपनी क्षमताओं, अपनी रुचियों और अवसरों के अनुकूल चुनाव करने में सहायता देना, अवसरों के चुनाव करने में सहायता देना अपनी रुचियों के, क्षमताओं के अनुसार। ठीक है, यही क्या है, यही है निर्देशन। इसके अलावा निर्देशन का प्रमुख उद्देश्य होता है व्यक्ति का बहुमुखी विकास करना, या निर्देशन का उद्देश्य ये भी है कि छात्रों को इस योग्य बनाना कि वातावरण के साथ वे सामंजस्य स्थापित कर सके। अब निर्देशन के भी दोस्तों 5 प्रकार होते हैं। कौन किस किस प्रकार का निर्देशन एक अध्यापक दे सकता है बच्चे को, अध्यापक के परिप्रेक्ष्य में ही हम लोग यहाँ पर जानेंगे। पहला होता है व्यक्तिगत निर्देशन, है ना, इंडिविजुअली आप उसको बता रहे हैं। अगर एक बच्चा है वो आर्ट्स में अच्छा है तो आप उसको बताएंगे कि बच्चा आपके सामने ना आपके फ्यूचर में आपके लिए ये ऑप्शंस है, करियर ऑप्शंस है, अगर आप इनका चुनाव करेंगे तो आप और ज्यादा आगे बढ़ सकते हैं। ठीक है। दूसरा होता है शैक्षिक निर्देशन। शिक्षा में आप बच्चे को गाइड कर सकते हैं कि आप यहाँ गलती कर रहे हैं, इसको ऐसे करोगे तो और जल्दी सीखोगे, ये कुछ टिप्स अपनाओ, आप एग्जाम में अच्छा करोगे, जैसे मैं आपको बताती हूँ, तो वो भी तो एक निर्देशन का प्रकार है। तीसरा होता है स्वास्थ्य निर्देशन, भाई स्वास्थ्य के प्रति उनको जागरूक करना। सामाजिक निर्देशन, इसके अलावा व्यावसायिक निर्देशन, ठीक है, आपको इस व्यवसाय का चुनाव करना चाहिए, इसका ज्यादा ऑप्शन है आपके साथ, आपके पास इस फील्ड में ज्यादा अपॉर्चुनिटी है, ये सारी चीजें, है ना। तो ये निर्देशन के 5 प्रकार आपने देख लिए। विधियां क्या है निर्देशन की, गाइडेंस की? एक तो व्यक्तिगत संपर्क विधि होती है, भाई पर्सनली आप उसी बच्चे से बात कर रहे हैं, या सामूहिक विधि, पूरी कक्षा को एक बार संबोधित करके आप निर्देशन दे रहे हैं। तो ये 2 प्रकार से निर्देशन आप दे सकते हैं, ये 2 विधियां हैं। इसके अलावा निर्देशन की आवश्यकता क्या है, इसके क्षेत्र कौन कौन से हैं? तो सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन की आवश्यकता पहले हम देखेंगे। तो पहला है औद्योगिकरण तथा नगरीकरण। ठीक है, ये थोड़ा सा यहाँ पर इसको सही कर लेना, औद्योगिकरण तथा नगरीकरण के लिए यहाँ पर किसकी, सामाजिक आर्थिक दृष्टिकोण से निर्देशन देने की आवश्यकता पड़ती है। संयुक्त परिवार प्रणाली का विघटन, और इसके अलावा परिवर्तित सामाजिक मूल्य, नैतिक और धार्मिक परिवर्तन, जनसंख्या वृद्धि, व्यवसायों की बहुलता, इन सभी टॉपिक्स पर आवश्यकता पड़ती है निर्देशन देने की। शैक्षिक दृष्टिकोण से निर्देशन देने की आवश्यकता पड़ती है बच्चे को पाठ्यक्रम का चयन करने में, है ना। अपव्यय और अवरोधन को रोकने के लिए शैक्षिक दृष्टि से बच्चे को निर्देशन की आवश्यकता पड़ती है। बढ़ती छात्र संख्या में अनुदेशनहीनता की समस्या को कम करने के लिए आपको निर्देशन देने की आवश्यकता पड़ेगी अध्यापक होने के नाते। इसके अलावा विद्यालय में समायोजन की जो समस्या है उसको दूर करने के लिए आपको आवश्यकता पड़ेगी शैक्षिक दृष्टिकोण में निर्देशन देने की।
अब आगे बढ़ेंगे। अब एक टॉपिक आपका आ जाता है परामर्श। परामर्श क्या होता है? परामर्श चाहने वाले की कुछ समस्याएं होती है जिनका वह समाधान अकेले नहीं कर सकता। इन समस्याओं के समाधान के लिए उसे किसी दूसरे व्यक्ति के सुझाव की आवश्यकता पड़ती है और वह सुझाव ही परामर्श कहलाता है। ठीक, ये तो हो गया परामर्श। अब इसकी परिभाषा देख लो। एक डॉक्टर सीताराम जायसवाल जी के अनुसार एक ही परिभाषा आप लोग देख लीजिए कि परामर्श क्या होता है? दो व्यक्तियों के बीच एक ऐसा संपर्क होता है जिससे एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को समझाने में सहायता देता है। परामर्श क्यों देते हैं? इसके उद्देश्य क्या है? तो इसका उद्देश्य है आत्म परिचय कराना या आत्मबोध कराना या कठिनाइयों को हल करने के लिए एक योजना बनाने में सहायता देना। यही क्या है? परामर्श के उद्देश्य है। अब परामर्श की विधियां भी दो होती है। जैसे निर्देशन की दो विधियां थी, वही दो विधियां हैं परामर्श की, व्यक्तिगत विधि और सामूहिक परामर्श विधि। ठीक, ये दो विधियां हो गई। अब परामर्श देने में कौन कौन से विभाग सहायता करते हैं? जैसे पहला है मनोविज्ञान शाला, उत्तर प्रदेश इलाहाबाद में स्थित है। ठीक है, इसकी स्थापना हुई थी 1947 में। ये क्या काम करती है? परामर्श देने का काम करती है। और इसका जो स्थापना की गई थी वो नरेंद्र देव समिति की संस्तुति पर की गई थी और वर्तमान में यह राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उत्तर प्रदेश लखनऊ की ब्यूरो ऑफ साइकोलॉजी नामक इकाई के रूप में एक विशिष्ट संस्था है। मनोविज्ञान शाला उत्तर प्रदेश संस्था का अध्यक्ष या पदेन निर्देशक कहलाता है, जो अध्यक्ष होता है। इसके अलावा इस संस्था का उद्देश्य है प्राथमिक और माध्यमिक स्तर पर शिक्षकों को शिक्षण, निर्देशन और परामर्श प्रदान करने हेतु मनोविज्ञान के रूप में समझ बनाने हेतु परीक्षण देना तथा छात्रों को व्यावसायिक व व्यक्तिगत निर्देशन प्रदान करना। ठीक है, ये संस्था आपने जान ली इसके बारे में। इसका प्रमुख कार्य क्या है? निर्देशन देना, प्रशिक्षण देना, है ना, चयन क्रिया। इसके अलावा दोस्तों राष्ट्रीय प्रतिभा खोज परीक्षा का आयोजन कराना, शोध कार्य कराना। ठीक है, तो ये सारे इसके कार्य होते हैं। इनमें से 5 कार्य थोड़े से आप याद रख लेना। अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरी संस्था है मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र, है ना। मंडल स्तर पर इसकी स्थापना की गई है और इसका कार्य है छात्रों को व्यवसाय चुनने में परामर्श देना। इसके अलावा विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को परामर्श देना, छात्रों की मनोवैज्ञानिक समस्याओं का निवारण हेतु परामर्श देना इसका कार्य होता है। तीसरी होती है जिला स्तरीय। जिला शिक्षा एवं प्रशिक्षण संस्थान में डाइट मेंटर होते हैं, है ना, वो ये काम करते हैं निर्देशन देने का, है ना। अगर कोई चाहता है पूछना अपने कोई भी समस्या का समाधान चाहता है तो बातचीत कर सकता है, परामर्श ले सकता है। इसके अलावा सरकार कुछ गैर सरकारी संगठन भी है, सरकारी संगठन भी है, जैसे ग्राम शिक्षा समिति है ना। ग्राम शिक्षा समिति का मुख्य उत्तरदायित्व होता है व्यवस्थित रूप से घर घर सर्वेक्षण करके और अभिभावकों के साथ समय समय पर विचार विमर्श करके गांव के सूक्ष्म स्तर की योजना तैयार करना गांव में, है ना, और विद्यालय मानचित्रण करना भी इन्हीं का कार्य होता है। इसके अलावा इनका कार्य होता है अभिभावकों को प्रेरित करना कि वे अपने बच्चे को नियमित रूप से विद्यालय भेजें। प्रारंभिक देखभाल तथा शिक्षा के प्रबंधन में सहायता प्रदान करना ग्राम शिक्षा समिति का कार्य होता है। इसके अलावा विद्यालय के लिए दान प्रदान प्राप्त करना और ग्राम के शैक्षिक कार्यक्रमों का आयोजन करना, घर घर जाकर के सर्वेक्षण के माध्यम से क्या करना, योजनाएं बनाना। ठीक, ये सारी चीजें हो गई। इसके अलावा दोस्तों एक टॉपिक आता है आपका ब्रेल लिपि। ठीक है, ब्रेल लिपि ये किसके लिए होती है? दृष्टिबाधितों के लिए होती है। कई बार पूछ लेता है कि ब्रेल लिपि में कितने बिंदु है। ये आपके सीटेट के पेपर में कई बार क्वेश्चन आया। अब जो सीटेट के एग्जाम हुए थे इनमें कई बार ये क्वेश्चन पूछा गया था। दोस्तों ब्रेल लिपि का आविष्कार किया था लुई ब्रेल ने। ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है और बहुत काम आएगा आपके। 1937 में इन्होंने आविष्कार किया था ब्रेल लिपि का। क्या होती है ब्रेल लिपि? तो इसमें उभरे हुए अक्षर होते हैं जो कि 6 बिंदुओं पर बने हुए होते हैं। ठीक है, 6 बिंदुओं से। तो 6 बिंदुओं की ऐसी लिपि जिसे स्पर्श करने पर क्या होता है, स्पर्श करके पढ़ा जा सकता है।
पढ़ा या लिखा जा सकता है। इसमें पढ़ने व लिखने के लिए दृष्टि की आवश्यकता नहीं होती है। हम उसके ऊपर ऐसे स्पर्श करेंगे हाथों से और हमें पता लगेगा कि इसमें लिखा क्या है। ठीक है, फिर यहाँ पर आपको दिए गए है कि शाब्दिक बुद्धि परीक्षण दी गई है, शाब्दिक और अशाब्दिक। तो कई बार आपसे पूछ लेता है कि इन निम्नलिखित में से कौन सा अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण है। तो आप कैसे बताएंगे? जब आपको शाब्दिक बुद्धि परीक्षण का पता होगा तभी आप बता पाएंगे। ठीक है, पहला होता है सामान्य बोध शाब्दिक बुद्धि परीक्षण। सूचना बुद्धि परीक्षण, इसमें 20 प्रश्न बच्चों से पूछा जाएगा। ठीक है, अंक विस्तार, अंक गणितीय तर्क, समानताएं और शब्द भंडार, ये कुछ शाब्दिक बुद्धि परीक्षण हो गए। अशाब्दिक बुद्धि परीक्षण में हम अंकों का या चिन्हों का प्रयोग करते हैं, चित्र है ना, ब्लॉक डिजाइनिंग, चित्र व्यवस्था या वस्तु संकलन करते हैं। इनकी मदद से क्या किया जाता है? शाब्दिक बुद्धि परीक्षण लिया जाता है। ये हो गया आपका। अब इसके बाद यहाँ पर कुछ पॉइंट्स है, ये थोड़ा ध्यान रखिएगा आप कि यूनेस्को में 1982 को विकलांगों का अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित किया गया। ये पूछा जाता है विकलांगों के लिए अंतरराष्ट्रीय वर्ष किस वर्ष को घोषित किया गया? तो यूनेस्को द्वारा 1982 को किया गया विकलांग अंतरराष्ट्रीय वर्ष घोषित। विकलांग जन अधिनियम कब पारित हुआ? तो विकलांग जन अधिनियम 1995 ईस्वी में पारित हुआ। ये याद हो गया आपको। अब आ जाता है हमारा वन लाइनर का सुपर फास्ट शॉर्ट। अब हमने जितना हमारा सिलेबस था वो कवर कर लिया है। अब वेरी शॉर्ट के माध्यम से या आप कह लीजिए वन लाइनर की हेल्प से इसको फटाफट एक बार पूरे को रिवाइज कर डालेंगे। एक बार 2 मिनट के लिए मुझे भी थोड़ा सा शांति चाहिए, अपना विश्राम करने के लिए। मुंह दुखने लगा है बहुत ज़्यादा, तो आप लोग भी थोड़ा सा पानी वानी पी लीजिए, गर्म पानी, ठंडा तो नहीं पीना। फिर शुरू करेंगे। और अभी तक अगर शेयर नहीं किया तो एक बार फटाफट से शेयर कर दो दोस्तों, लाइक कर दो क्लास को। मजा आ रहा है, समझ में आ रही है चीजें, है ना? बिल्कुल समझो, खत्म है अब तो सिलेबस खत्म कर लिया है हमने। अब एक बार वन लाइनर की फॉर्म में पूरे को देख लेंगे हम लोग। ठीक है, चलो देखते हैं। पहला है, वर्तमान में निःशक्त बच्चों की शिक्षा को क्या कहा जाता है? समावेशी शिक्षा। विशिष्ट बालकों के अंतर्गत कौन कौन से बालक आते हैं? प्रतिभाशाली बालक, मंदबुद्धि बालक, पिछड़े बालक, सृजनात्मक बालक, सब आ जाएंगे इसमें। पिछड़े बालक वे हैं, क्या कौन से हैं? जो मानसिक रूप से अस्वस्थ या असमायोजित है। ठीक है, जो मानसिक रूप से अस्वस्थ तथा असमायोजित है वो किस में आ जाएंगे? पिछड़े बालक में आ जाएंगे। समावेशी बालक समूह बनाते हैं, कैसे? विषमांगी। इसके अलावा समावेशी आवासीय संस्थाएं पाई जाती है कहाँ? अमेरिका में। विशेष आवश्यकता वाले बच्चों की शिक्षा होनी चाहिए अन्य सामान्य बच्चों के साथ ही, तभी तो जो हमारा समावेशी शिक्षा का उद्देश्य है वो पूरा हो पाएगा, जब सभी को साथ में शिक्षा दी जाएगी। विशेष शिक्षा संबंधित होती है कम योग्य विधियों के लिए शैक्षिक कार्यक्रमों को क्रियान्वित करने के लिए। इसके अलावा मानसिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि कम होती है, कितने से? औसत बालकों की बुद्धि लब्धि से कम होती है मानसिक रूप से पिछड़े बालकों की बुद्धि लब्धि। अगला है, मंदित बालकों की शिक्षा हेतु क्या ध्यान रखना है? उनकी रुचि और अभिप्रेरणा का ध्यान हमें रखना है। पिछड़े बालकों का के प्रकार क्या, किस किस प्रकार से हम करते हैं? सामान्य पिछड़ापन होता है, एक विशिष्ट पिछड़ापन होता है। ठीक, आगे आता है आपका अपवंचित बालकों के प्रकार कौन कौन से होते हैं? तो दोस्तों सामाजिक रूप से अपवंचित होते हैं कुछ बालक, आर्थिक रूप से, कुछ शैक्षिक रूप से वंचित होते हैं। तो ये प्रकार है वंचित बालकों के। इसके अलावा शिक्षा का अधिकार अधिनियम 2009 जो है वो लागू होता है, तो ये होता है 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। ठीक है, ये ऑप्शन से उठाया गया है, तो 14 से 18 वर्षों पर लागू नहीं होता है। इस अकॉर्डिंग आप यहाँ कर लो, लागू होता है तो ये होगा 6 से 14 वर्ष के बच्चों पर। ठीक है, ऐसे कर लीजिए आप इसको। 2009 में लाया गया, लागू हुआ था 2010 में। ऐसे है ये प्रश्न पूरा।
आगे है सांकेतिक भाषा का प्रयोग किसके लिए किया जाएगा? मूक बाधिर बच्चों के लिए, जो बोल नहीं सकते है ना, उनके लिए प्रयोग किया जाएगा सांकेतिक भाषा का। ब्रेल लिपि किन बच्चों के लिए होती है? दृष्टिबाधित बच्चों के लिए। एलेक्सिया किसे कहते हैं? पठन संबंधी जो अक्षमता होती है, लर्निंग डिसेबिलिटी होती है, उसको हम नाम देते हैं एलेक्सिया। शैक्षिक रूप से अक्षम बच्चों को सामान्यतः क्या पाया जाता है? इनको डिस्ग्राफिया पाया जाता है, शैक्षिक रूप से अक्षम बच्चों को। डिसलेक्सिया मुख्यतः किसकी समस्या है? तो डिसलेक्सिया किसकी समस्या है? पढ़ने की समस्या है, बच्चा इसमें सही से पढ़ नहीं पाता है। ठीक, उसके सामने वो अक्सर डांस करते हुए नजर आते हैं उसको, जिस तरीके से उस मूवी में ईशान अवस्थी के सामने होता है, वो पढ़ नहीं पाता है ना। मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र कहाँ स्थित है? तो ये मंडल स्तर पर होता है। ECEC का पूरा नाम बताइए, तो ये फुल फॉर्म इसकी पूछी गई है। इसकी फुल फॉर्म है विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। ठीक है, विशिष्ट बच्चों के शिक्षा केंद्र। मनोवैज्ञानिक केंद्र के प्रमुख कार्य क्या क्या होते हैं? निर्देशन देना, शोध कार्य करना, प्रशिक्षण प्रदान करना, अभी तो जाने थे अपने ऊपर। ठीक है, वाणी बाधित बालकों का संबंध होता है किससे? श्रवण बाधित, भाषा बाधित, अधिगम असमर्थ। ठीक है, ये सारे इनमें जो है पाई जाएंगे विशेषताएं या लक्षण। भाषा का कौशल होता है बोलना, पढ़ना, लिखना, सुनना, ये सारे कौशल होते हैं। ठीक है, भाषा के। इसके अलावा गंभीर दृष्टिबाधित बालकों की दृष्टि कितनी होती है? तो इनकी 2/20 जो है इनकी क्षमता होती है, दृष्टि क्षमता। हगलाने के क्या क्या कारण होते हैं? एक तो वंशानुक्रम होता है और दूसरा वातावरण। वातावरण में भी बच्चे के सामने अगर आप बचपन से उसके सामने हकलाते हकलाते बोलोगे तो वो भी ऐसे ही बोलेगा, या कुछ कारण वंशानुक्रम भी होते हैं। ठीक, मनोविज्ञान शाला इलाहाबाद की स्थापना किसके द्वारा कराई गई थी? तो आचार्य नरेंद्र देव समिति के द्वारा। इसके अलावा आंशिक रूप से दृष्टिबाधित बच्चों की दृष्टि एक्यूटी कितनी होती है? 20 से 70 फीट। ठीक है, इतना ही देख पाते हैं वो। इसके अलावा कम श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर कितना होता है? तो 35 से 51 डेसिबल तक वो सुन पाएंगे। गंभीर श्रवण बाधित बच्चों का डेसिबल स्तर होता है 70 से 89 डेसिबल। ठीक, यहाँ आगे हम बढ़ेंगे। मानसिक अक्षमता का अर्थ होता है या मानसिक मंदता का अर्थ होता है औसत से कम मानसिक योग्यता। वाक दोष के 6 प्रकार होते हैं, ऊपर हमने देखे थे। इसके अलावा श्रवण बाधितों के वर्गीकरण का आधार क्या होता है? उनकी जो श्रवण शक्ति होती है डेसिबल में, उसके हिसाब से हम कि अगर इतनी सुन पा रहे हैं तो इस श्रेणी में आएंगे, इससे ज्यादा सुन पा रहे हैं तो इस श्रेणी में। ठीक है, पूर्ण श्रवण बाधित बच्चों की जो बाधिता का प्रतिशत होता है वो कितना होता है? 100% ही होता है, वो पूर्ण रूप से बाधित कहलाएंगे। कौन सी क्षमता केवल जन्मजात होती है? मंद बुद्धि। इसके अलावा प्रतिभाशाली बच्चे होते हैं वातावरणीय अभिप्रेरणा से। इसके अलावा मनोसामाजिक कारकों से प्रतिभाशाली बनते हैं बच्चे। मंद अधिगमकर्ता जिनकी शैक्षिक उपलब्धि सामान्य योग्यता से कम रह जाती है, उनको हम कहते हैं पिछड़े बालक। बालक सामाजिकरण की प्रक्रिया को सीखते हैं विद्यालय से है ना, या अपनी रुचियों से या परिवार से, इन सब से सामाजिकरण की प्रक्रिया में बच्चे सीखते हैं। इसके अलावा दोस्तों बुद्धि लब्धि के मापन के जन्मदाता किसको माना जाता है? टर्मन महोदय को। ठीक, मानसिक मंदित बालकों की पहचान के लिए 3 प्रकार के परीक्षण किए जाते हैं, जिनके बारे में ऊपर मैंने आपको बताया। सामान्य बच्चों की बुद्धि लब्धि कितनी होती है? 90 से 110। इसके अलावा शैक्षिक रूप से पिछड़े बच्चों की बुद्धि लब्धि 85 से कम होती है। प्रतिभाशाली बच्चों की बुद्धि लब्धि 140 से अधिक होती है। अल्फ्रेड बीने ने बुद्धि परीक्षण कब किया था अपना पहला? तो साइमन बीने बुद्धि परीक्षण हुआ था 1905 में। प्रथम मनोविज्ञान शाला की स्थापना किसने की थी? तो विलियम वुंट ने की थी दोस्तों 1879 में जर्मनी में। ठीक है, याद रखिएगा, यूपी टेट में बहुत पूछा जाता है क्वेश्चन और आपके एग्जाम में भी। इसके अलावा स्टैनफोर्ड बिने स्कूल का विकास किस देश में किया गया? तो अमेरिका में किया गया। हस्तशिल्प की शिक्षा किसको दी जानी चाहिए? मंदबुद्धि बालक को। इसके अलावा दृष्टिबाधित की शिक्षा का प्रावधान क्या है? मुख्य धारा समन्वित शिक्षा या विशिष्ट शिक्षा देना उनको। विकलांग शिक्षा के मुख्य आधार है मानसिक स्थिति, शारीरिक विकलांगता, है ना, आवेगात्मक,
अच्छी निर्देशन सेवा होती है कैसी, जो जिसमें बाल केंद्रित बच्चा केंद्र में हो। निर्देशन के साथ आवश्यक है परामर्श भी आवश्यक है। परामर्श की प्रक्रिया के मुख्य अंग क्या है, तो परामर्श के लक्ष्य जो सेवार्थी है उसके अनुसार होने चाहिए, उसके अनुसार उसको परामर्श देनी चाहिए। इसके अलावा मंडलीय मनोविज्ञान केंद्र उत्तर प्रदेश की कुल संख्या कितनी है, 10 संख्या है इनकी कुल, ठीक है, 10 मनोविज्ञान केंद्र है। निरीक्षण के प्रकार होते हैं 3। गैर सरकारी संगठन को अभावग्रस्त बालकों के लिए योजना बनाते हैं तो इनको हम क्या नाम देते हैं, एनजीओ, नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन। निर्देशन के माध्यम का प्रयोग किया जाता है औपचारिक रूप से। व्यावसायिक निर्देशन का महत्व शिक्षा के क्षेत्र में होता है। ठीक, आगे है आपका बिल्कुल लास्ट, खत्म होने वाला है। निर्देशन एवं परामर्श का परस्पर गहन संबंध होता है। निर्देशन और परामर्श एक दूसरे से संबंधित होते हैं। परामर्श की प्रक्रिया में मुख्य अंग क्या क्या है, उपबोध, परामर्शदाता और परामर्श के लक्ष्य। इसके अलावा किसने विशिष्ट आवश्यकता वाले बच्चों को दुर्लभ गुणों वाला बच्चा बताया, तो ये डेविड ने बताया, ये परिभाषा है। आंशिक शारीरिक रूप से अक्षम बच्चों को विभाजित किया जाता है 4 वर्गों में। आंशिक दृष्टि बाधित बच्चे पढ़ सकते हैं उत्तल लेंस की सहायता से, है ना। इसके अलावा श्रवण दोष से ग्रसित बच्चों में दोष हो सकता है, कान के बाहर अंदर कैसे भी हो सकता है, कान के बाहरी दोष के कारण भी वो ग्रसित हो सकता है श्रवण दोष से, है ना। कान के भीतर कोई प्रॉब्लम है तो भी हो सकता है। इसके अलावा अस्थिबाधित बच्चों की विशेषता क्या नहीं है, हकलाना, ये इसकी विशेषता नहीं है। यहाँ पर ऑप्शन मिलेंगे आपको कि निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता नहीं है, इसलिए आपको ऊपर विशेषताएं पढ़ाई गई। परामर्श में व्यक्ति को समस्या समाधान हेतु सहायता दी जाती है, किसके माध्यम से, वार्तालाप के, बच्चे से बातचीत करके ही तो उसको परामर्श दिया जाएगा। परामर्श से संबंधित जिले विशेषज्ञ समिति का नेतृत्व कौन करता है, तो जिले का मुख्य चिकित्सा अधिकारी करता है। तो बहुत स्पीड के साथ आपकी पूरी मैराथन कंप्लीट हो गई है गाइस, और इसी के साथ आपका समावेशी शिक्षा सब्जेक्ट कंप्लीट होता है। आपको सेशन कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, और पसंद आया है तो लाइक और शेयर करना आपने नहीं भूलना है। और बाकी आपने चैनल को अगर सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब आप लोग कर सकते हैं। तो फिर मिलेंगे दोस्तों आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। आप इसको एक बार फिर रिवाइज कर लेना, जब आपको लगे कि अब फिर से रिवीजन की आवश्यकता पड़ रही है तो बिना देखे फिर सिर्फ सुन लेना आप इस पूरी क्लास को, तो आपको नोट्स की भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। बाकी अगर आपको नोट्स चाहिए तो कमेंट बॉक्स में एक नंबर पिन कर दिया गया है, वहां पर आप व्हाट्सएप करके नोट्स ले सकते हैं। सो जय हिंद दोस्तों, फिर मिलेंगे आपसे, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम।